नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ आवर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2025 साइंस एंड टेक प्रिपरेशन। जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स को समझा, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया और डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एक बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने किया, जहाँ पे आई डिस्कस्ड अबाउट द इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इन इंडिया। इसके अलावा मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बताया था कि आप कुछ और टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया ड्रोन वॉरफेयर एक है विच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे। इसके अलावा दीज आर द टॉपिक्स दैट यू कैन फोकस ऑन। और ड्रोन वॉरफेयर के बारे में जो मेरा डिस्कशन होने वाला है, दिस इज़ बीन रिलेटिवली ईजी फॉर मी, क्योंकि जो मेरे पहले वीडियोस मैंने बनाए थे, पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी, उन सभी वीडियोस को मैं एक साथ में कोलेट करके इस पर्टिकुलर वीडियो में होस्ट कर रहा हूँ। डू वॉच दिस वीडियो, जहाँ पे आई विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ड्रोन वॉरफेयर। उसके बाद भारत में कौन से अलग अलग तरह के ड्रोन्स हैं, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। And then I'll be focusing on what are the initiatives that Indian government has taken with respect to development of drones। और डिस्कशन के अंत में एक छोटा सा सब टॉपिक है ड्रोन्स से जुड़ा हुआ, दैट इज द डेवलपमेंट और एवोल्यूशन ऑफ नैनो ड्रोन्स। सो दिस पार्ट 2 वुड बी प्योरली डेडिकेटेड फॉर ड्रोन वॉरफेयर। जो हमारा अगला डिस्कशन होगा पार्ट 3 और पार्ट 4 में, मैंने आपको बताया कि दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल वीडियो सीरीज। पार्ट 3 में हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आई विल बी फोकसिंग ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी and some other emerging tech, and finally there will be one dedicated video connected to artificial intelligence। इसका मतलब है जो सेपरेट वीडियोस बन रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ये डबली इंपॉर्टेंट होंगे। सो डू वॉच द वीडियो एंड प्रिपेयर वेल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हॉस्टिलिटी हुई, वहां पे भी ड्रोन्स का काफी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया बाय बोथ द साइड्स। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि रिसेंटली आपने बहुत ही बड़ी खबर सुनी होगी, यूक्रेन ने एक बहुत ही बड़ा ड्रोन बेस्ड अटैक किया ऑन रशियन एयर बेसिस, जहां पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और रिसेंट टाइम्स में जो ड्रोन यूटिलिटी का एक नया टैक्टिक आ चुका है, दैट इज स्वॉर्म टैक्टिक। अब इस चीज को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में, अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन रिसेंटली वी हैव सीन स्वॉर्म टैक्टिक्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हम लोगों ने इस तरह की वॉरफेयर टैक्टिक्स जरूर देखी होगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ड्रोन वॉरफेयर इन रीसेंट टाइम्स। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ महीनों में कई सारी खबरें देखी होंगी जहां पे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ कॉन्फ्लिक्ट में, वॉरफेयर के दौरान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हॉस्टिलिटी हुई, वहां पे भी ड्रोन्स का काफी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया बाय बोथ द साइड्स। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि रिसेंटली आपने बहुत ही बड़ी खबर सुनी होगी, यूक्रेन ने एक बहुत ही बड़ा ड्रोन बेस्ड अटैक किया ऑन रशियन एयर बेसिस, जहां पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया और उन्हें ऑलमोस्ट ग्राउंडेड कर दिया है। तो ये सारी खबरें कॉल फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रोन वॉरफेयर एंड इट्स इंप्लीकेशंस। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वॉरफेयर का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है और उसके अंदर ड्रोन वॉरफेयर का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। अल्टीमेटली हम लोग समझेंगे इन सभी चीजों का इंप्लीकेशन क्या है, किस तरह की परिस्थिति है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन्स। एंड अल्टीमेटली डिस्कशन के अंत में चर्चा करेंगे कुछ सवालों के बारे में, स्पेशली एथिकल कॉन्ट्रीज या फिर एथिकल डाउट्स, लीगल क्वेश्चंस कनेक्टेड टू ड्रोन वॉरफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रोन वॉरफेयर काफी एक्सटेंसिव बन चुका है। रिसेंट टाइम्स में ड्रोन्स ही नहीं, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स भी जो होते हैं उन्हें काफी इंटीग्रेट किया जा रहा है ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूरिंग वॉरफेयर। इस चर्चा के दौरान मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज डिस्कशन करूंगा, जहां पे रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने एक्सटेंसिव यूज ऑफ ड्रोन्स देखा है ड्यूरिंग द वॉरफेयर और ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। That means there has been a lot of integration of drones and autonomous systems, and it has become a part and parcel of modern warfare। हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स रिसेंट टाइम्स में देखे हुए हैं। नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा है, वी नो अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। एंड देन
in the recent times Ukraine has also attacked using drones ऑन रशियन टेरिटरीज, वो भी डीप टेरिटरीज, काफी काफी डीप एंटर किया यूक्रेन ने और उन्होंने मल्टीपल एयर बेसिस पे अटैक किया। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। अब उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड इन जनरल वॉरफेयर कैसे इवॉल्व हो। अब देखिए जब भी हम लोग वॉरफेयर की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई होती है ना दो चीजों के ऊपर रिलाई करती है, यानी कि विक्ट्री रिलाइज ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट तो सीधे सीधे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब आपके पास कितनी ताकत है, कितने लोग हैं, कितनी एम्यूनिशन है, कितने इक्विपमेंट है और किस तरह की टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करते हो। तो स्ट्रेंथ और टैक्टिक्स बोथ ऑफ देम दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एज अ थंब रूल क्या होता है, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है वो जीत जाता है, लेकिन कई बार जब इक्वल पावर्स है या फिर थोड़ा सा मिसमैच पावर्स भी है, कम स्ट्रेंथ वाले विक्ट्रीज भी हम लोगों ने देखे हुए हैं अगर टैक्टिक्स या फिर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी सुपीरियर है तो। अब यहां पे ड्रोन वॉरफेयर में भी नई तरह की टैक्टिक्स, नई तरह की स्ट्रैटेजी इवॉल्व हो रही है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रोन स्ट्रेंथ बट इट इज ऑल्सो अबाउट ड्रोन टैक्टिक्स एंड ड्रोन स्ट्रैटेजी। ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। अब जब हम लोग वॉरफेयर की बात करते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है जिस तरह से लड़ाइयां इवॉल्व हुई है। अगर आप देखोगे शुरुआती लड़ाई जो हुआ करती थी ना, दैट डिपेंडेड प्योरली ऑन कैवलरी, यानी कि कितने लोग हैं, मेनली स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता था कि कितने सैनिक आपके पास है, कितना सैन्य बल है, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, किस तरह की एम्यूनिशन है, इनके ऊपर डिपेंड किया करता था। बट धीरे धीरे जैसे हम लोग मॉडर्न टाइम्स में आगे, the paradigm or the discussion shifted from not just cavalry or not just men towards the ammunition, especially during the industrial revolution। अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर उससे थोड़ा सा पहले, जब से गन पाउडर की इन्वेंशन हुई, तो गन पाउडर हो गई, गन्स आ गई, तो एडवांस एम्यूनिशन आने लगे। तो जिनके पास एडवांस एम्यूनिशन है, जैसे कि बंदूकें हैं, तोपे हैं, तो वो लड़ाइयां जीतने लगे, जहां पे नंबर्स डिड नॉट मैटर मच। अब इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कॉलोनियल पावर्स, जिनके पास एडवांस्ड एम्यूनिशंस थे। अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में नंबर्स तो काफी ज्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं एम्यूनिशंस, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी दे वर लैकिंग। सेम थिंग हैपेंड विद साउथ अमेरिका ऑल्सो, दैट इज व्हाई इवेंचुअली कॉलोनाइजेशन हुआ। उसके बाद जब वॉरफेयर की हम लोग बात करते हैं, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेवल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जस्ट बाद में हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग दी 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, लार्जली नेवल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। यानी कि अभी किसके पास कितनी नेवी है, नेवल एम्यूनिशन कितने हैं, और नेवल बेसिस के ऊपर या फिर नेवी के टैक्टिक्स, नेवी की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करने लगा। एंड अल्टीमेटली मैं कहूंगा इन द 20th सेंचुरी और ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो वी हैव सीन, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हुई ऑफ द एयर बेस्ड वॉरफेयर। अब अगर आपको इसके आगे वाला एक और डायमेंशन डालना है तो मैं यहाँ पे स्पेस डायमेंशन डालूंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा हम दूर है उससे। ऑल्दो थिंग्स हैव स्टार्टेड, जहां पे एंटी सैटेलाइट टेस्ट, एंटी सैटेलाइट वेपन्स वगैरह टेस्ट हो रही है, बट अभी फिलहाल ऑल्सो वी आर लार्जली इन टर्म्स ऑफ द एयर वॉरफेयर ओनली। जब हम लोग शुरुआती एयर वॉरफेयर की बात करते हैं, वहां पे प्रिडोमिनेंटली एयरक्राफ्ट बेस्ड था। अब एयरक्राफ्ट मतलब आपको एक हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज के अंदर एक पायलट की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे डॉग फाइट्स के, एयरक्राफ्ट फाइट के, जैसे नाजी एयरक्राफ्ट एंटर्ड इनटू लंदन, लंदन में भी अटैक कर दिया, काउंटर अटैक्स भी हुए फ्रॉम द अलाइड फोर्सेस आल्सो। सो एयरक्राफ्ट वॉरफेयर हुआ करता था, यानी कि एक पायलट की जरूरत पड़ी। लेकिन अब हम लोग एक नए एरा में एंटर कर चुके हैं। टुडे वी डू नॉट इवन नीड pilots. So we are living in the age of unmanned aerial vehicle, drones and autonomous weapon system. So things have evolved like this and we are in this particular age. अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये कब से शुरू हुआ है। देखिए अगर आप टेक्निकली पूछोगे तो मैं कहूँगा दुनिया की सबसे पहली ड्रोन बनी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ओनली, है ना। वर्ल्ड वॉर वन में 1917 में ही पहला ड्रोन बना था। लेकिन हम लोग मोटा मोटी जब भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करते हैं, दे आर अ मोर recent phenomena, predominantly 1980s 1990s phenomena। 21st सेंचुरी का phenomena हम लोग कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। तो 21st सेंचुरी जब से शुरुआत हुई, यानी कि सन 2000 के बाद बहुत ज्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और उसकी यूसेज भी काफी एक्सटेंसिव बन चुकी है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, ठीक है आई अंडरस्टूड सर कि ड्रोन वॉरफेयर, मुझे पता चल गया कि ड्रोन वॉरफेयर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, लेकिन जब हम लोग ड्रोन वॉरफेयर की भी बात करते हैं या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल जब मैं कहूंगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी इवॉल्व हुआ है।
ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बना लिए और सीधे सीधे उन्हें हम लोगों ने मैदान जंग में भेजा, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे इवन शुरुआती जो ड्रोन्स थे या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे, मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो थे ना, उन्हें मेनली डिकॉय करके इस्तेमाल किया था ताकि दुश्मन को पता ना चले कि ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है कि नहीं करके। दे वर यूज मेनली एज डिकॉयज एंड इवन ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड्स, आई वुड से 1990s अर्ली 2000s, जो ड्रोन्स आए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आए, दे वर मेनली यूज्ड एज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। उसे हम लोग इंटेलिजेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनाइसेंस के लिए इस्तेमाल करते थे और टारगेट एक्विजिशन के लिए, टारगेट वहां पे है कि नहीं पता करने के लिए। इसके प्राइम एग्जांपल आपको मिलेंगे 2001 के बाद। यू अंडरस्टैंड, इन 2001 9/11 अकर्ड, एक टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए में। उसके बाद यूएस एंटर्ड मल्टीपल फ्रंट्स और यूएस एंटर्ड इनटू, आई वुड से, वॉर एट मल्टीपल फ्रंट्स, अफगानिस्तान में, इराक में, एटसेट्रा। तो वहां पे आपने देखा ड्रोन्स का काफी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया गया, सर्वेलेंस के लिए भी, रिकॉनाइसेंस के लिए भी, टारगेट एक्विजिशन के लिए भी उन्हें जरूर इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे ड्रोन का इस्तेमाल अभी इवॉल्व होने लगा। अब आपको ध्यान रखना है, मेरा जो यहां पे डिस्कशन हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री ड्रोन्स। तो सबसे पहले अगर आप ड्रोन की यूटिलिटी की बात करें ना, तो उसी में हम लोग दो डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं, सिविलियन ड्रोन्स एंड मिलिट्री ड्रोन्स। अब सिविलियन ड्रोन्स तो पता है ना यार, हर फंक्शन में आपका जो, जैसे 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा, एक शादी अटेंड करने गया था, वहां पे एक बड़ा ही एडवांस सा ड्रोन था। नॉर्मली छोटे छोटे से हुआ करते, इस बार थोड़ा सा बड़ा ड्रोन था और वो ड्रोन पूरा फंक्शन हॉल में घूम रहा है। दैट इज अ सिविलियन ड्रोन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री ड्रोन्स, मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो उसके अंदर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस से धीरे से मूव है लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ओर, यानी कि आपकी जो ऑन फील्ड जो सब सिपाही हैं उनको इंफॉर्मेशन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, बंदूकें पहुंचाएंगे, इस तरह की चीजें होने लगी। एंड रीसेंट टाइम्स में जो डेवलपमेंट हुई है, दैट इज टुवर्ड्स द टारगेटेड स्ट्राइक्स। अब इस तरह की हम लोगों ने बहुत सारी ड्रोन्स का यूसेज देखा हुआ है टारगेटेड स्ट्राइक्स में। जैसे देयर इज बैरक्टर ड्रोन ऑफ टर्की, आपका हैरोप ड्रोन है ऑफ इजराइल। बहुत सारे ड्रोन्स टारगेटेड स्ट्राइक कर सकते हैं। नॉट जस्ट टारगेटेड स्ट्राइक, आजकल देयर इज अ न्यू अटैक मोड आल्सो, दैट इज कामिकाजे मोड। अब कामिकाजे मोड है, कामिकाजे मोड आर आल्सो कॉल्ड दीज आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड ड्रोन्स। सीधे सीधे जाकर टकरा जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये फायर एंड फॉरगेट ड्रोन्स है। इनको एक बार फायर कर दो, कोऑर्डिनेट्स डाल दो, वहां पे जाकर सीधे टकरा जाएंगे। उसके अंदर एक्सप्लोजिव्स होगा, यानी कि वो एक्सप्लोजिव कैरी करेगा। हाँ, क्योंकि ड्रोन्स है, थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कैरी करेगा और वहां पे वो अटैक करेगा। जैसे अब मैं ये कह सकता हूँ कि रिसेंट टाइम में कामिकाजे अटैक्स हम लोगों ने कई सारे देखे हुए। रशिया के जो कामिकाजे ड्रोन्स है उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया, यूक्रेन का भी रिटेलिएशन हुआ। कामिकाजे ड्रोन्स हैव बिकम अ नॉर्म, दे वर यूज्ड इन दी अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। और रिसेंट टाइम्स में जो ड्रोन यूटिलिटी का एक नया टैक्टिक आ चुका है, दैट इज स्वार्म टैक्टिक। अब इस चीज को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में, अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन रिसेंटली वी हैव सीन स्वार्म टैक्टिक्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोगों ने इस तरह की वॉरफेयर टैक्टिक्स जरूर देखी हुई है, ठीक है, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाउ warfare has evolved and how drone warfare or usage of drones has changed over a period of time. अब सवाल उठता है कि सर कुछ केस स्टडी है क्या? मेरे पास 3 केस स्टडीज है रिसेंट टाइम्स की, इसको आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम 2020, नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आप जानते हो नगोर्नो काराबाग एरिया, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मीनिया। अजरबैजान वेरी इफेक्टिवली यूज्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी टू काउंटर आर्मीनिया। अजरबैजान ने टर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए सर्वेलेंस के लिए, इजराइल के हैरोप ड्रोन्स को इस्तेमाल किया आर्मीनिया के डिफेंस सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक डिसाइसिव विक्ट्री जरूर उन्होंने पाली, एक मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिल गया अजरबैजान को। रिसेंटली 2025 में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में जरूर देखा। अब देखिए काफी डिटेल्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन वी डू नो दैट इंडिया यूज्ड ड्रोन्स टू अटैक ऑन द पाकिस्तान एयर डिफेंसेस। जैसे इंडिया के पास 625 के आसपास ड्रोन से कहा जाता है, नंबर कंफर्म नंबर मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज जो मीडिया में रिपोर्ट रहेंगी उसी के बारे में बता रहा हूं आपको। बट इंडिया ने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में कहा जाता है कि इजराइल का
जो एडवांस ड्रोन है, इजरायली ओरिजिन का जो हैरोप ड्रोन है, उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए, और पाकिस्तान में उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर जो भी टारगेट्स है हमारे, उसके ऊपर अटैक जरूर किया था। वन ऑफ द इंस्टॉलेशन इन लद्दाख जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, ये हमें पता चला। इजरायली हैरोप ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। यहां पे पाकिस्तान ने भी काउंटर स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। पाकिस्तान ने, मैं कहूंगा, काफी स्मार्टली स्वार्म टैक्टिक्स इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि इंडिया के, अब अगर आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़ोगे, मिलिट्री एक्सपर्ट्स की इनपुट्स देखोगे, तो बताएंगे कि पाकिस्तान का जो स्वार्म टैक्टिक था, जिसके अंदर बहुत सारे, मैं कहूंगा, चीप ड्रोन्स भेजे गए टू टू ओवरवेलम इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया ने काफी अच्छे से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया एंड दे थ्वार्टेड all the attacks by those drones. But swarm tactics are being used by many many players now. Swarm tactics एक अभी मिलिट्री का डॉक्ट्रिन ही बन गया है, जहां पे एयर डिफेंसेस को ओवरवेलम करने के लिए स्वार्म टैक्टिक्स कैन बी यूज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, 2025 में यूक्रेन का जो स्पाइडर वेब है, ये भी कुछ ऐसा ही एक टैक्टिक था। मैं नहीं कहूंगा कंप्लीटली स्वार्म टैक्टिक, बट यस, मोर देन 150 ड्रोन्स वर यूज्ड। ड्रोन्स को स्मगल किया गया, और यहां पे तो ना दिस हैज डेवलप्ड अ न्यू डायमेंशन ऑल टुगेदर। जैसे वी हैव सीन ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, पाकिस्तान के जो स्वार्म टैक्टिक्स थे, उसके अंदर बहुत ही चीप ड्रोन्स आए थे, राइट। अब यहाँ पे यूक्रेन ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, अपेरेंटली दे वर अबाउट $500 ड्रोन्स, है ना। तो छोटे छोटे से ड्रोन्स थे, जिन्हें हम लोग एफपीवी ड्रोन्स कहते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जिसको एक इंसान को ऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के ड्रोन्स इन्होंने स्मगल किए ट्रक्स में, 150 से भी ज्यादा ड्रोन्स, और एक ही समय पे अलग अलग एयर बेसिस पे इन्होंने अटैक किया डीप इनसाइड द रशियन टेरिटरी। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, राइट। मल्टी फ्रंट पे अलग अलग रशियन एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया, और अगर आप रिपोर्ट्स देखिए, उसमें बताया जा रहा है कि almost 40, more than 40 Russian aircrafts have been damaged. Many of them may be permanently grounded as well, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली फायर किया गया था, विंग्स पे फायर किया गया, क्रिटिकल इक्विपमेंट पे फायर किया गया, जिससे कि वो उड़े ना, इस इंटेंशन से। ऑफ कोर्स इसके बाद रशिया ने भी रिटेलिएट किया है। रशिया की तरफ से भी, यू मस्ट हैव सीन द न्यूज इन रीसेंट टाइम्स, कि उन्होंने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, वेरी हेवी अटैक ऑन यूक्रेन। Alright? So these are some of the case studies that we have seen, जहां पे ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन टैक्टिक्स के इस्तेमाल हो रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉरफेयर। अब इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में क्या आता है कि एक नया डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर तो शुरू हो चुका है, यानी कि ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इंडिया को अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, सर मुझे इंडिया के बारे में जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियाज ड्रोन कैपेबिलिटी, विच विल हेल्प यू अलॉन्ग विद दिस वीडियो टू डेवलप योर कंटेंट फॉर आंसर राइटिंग फॉर मेंस। ठीक है, तो इंप्लीकेशन क्या है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, कि ड्रोन वॉरफेयर एक नया डायमेंशन आ चुका है एंड इट इज हियर टू स्टे, ये रहेगा। अगर आप देखोगे, अलग अलग देश ढेर सारे पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं ऑन बिल्डिंग देयर ड्रोन फ्लीट। सबसे टॉप प्लेयर ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएस अपेरेंटली हैज अ ड्रोन फ्लीट ऑफ मोर देन 13,000। डिस्टेंट टॉप पे आते हैं, दे आर फॉलोड बाय टर्की, 1400 से भी ज्यादा ड्रोन है उनके पास, पोलैंड है। और नॉट जस्ट ऑन ड्रोन्स, अलग अलग देश ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के ऊपर भी काफी ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाता है ड्रोन वॉरफेयर, वो है पर्सोनल को रिस्क नहीं करता, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वी सॉ ड्यूरिंग द लास्ट टाइम स्ट्राइक्स, जहां पे हम लोगों ने डीप स्ट्राइक्स किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहां पे ड्रोन, अगेन आई वुडंट से दैट वी यूज्ड एक्सटेंसिव ड्रोन टेक, direct pilots. You must have heard about Abhinandan Vartaman, pilot Abhinandan Vartaman, वो स्क्वाड इवेंचुअली आ गए, you do know that। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एयरक्राफ्ट भेजोगे, एयरक्राफ्ट पायलट जा रहे हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क टू द पर्सोनल, है कि नहीं। अगर समझ लो एयरक्राफ्ट भी चला गया, तब भी इवन इफ दे यूज इजेक्ट, आप जानते हो कि एयरफोर्स के अंदर जब इजेक्ट होगा तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली द पायलट वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई अगेन, राइट।
देयर वुड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बाद में फ्लाई ना करे, शायद वो ग्राउंडेड रह जाए, इस तरह की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अगर हम लोग नॉर्मल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो पायलट जा रहे हैं तो हमारे पर्सनल को तो रिस्क कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ड्रोन के साथ कोई पायलट नहीं है, इट्स अनमैन्ड, तो चला जाएगा, वी कैन सेव लाइव्स, राइट? सो पायलट्स आर नॉट एट रिस्क, आर मिलिट्री पर्सनल विल नॉट बी एट रिस्क। इसके अलावा क्या है, जिस तरह से स्पेंडिंग हो रही है, जिस तरह से एवोल्यूशन हो रही है, जिस तरह से एआई का राइज हो रहा है, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जहां पे नई सेंसर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नए नेविगेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसकी वजह से ड्रोन्स आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर एडवांस्ड। ड्रोन्स और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और भी एडवांस्ड होने वाले हैं और इनका मार्केट और भी राइज होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक एक नेशन के पर्सपेक्टिव से, एक देश का जो भी सिद्धांत होता है ना, हमारे जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स होते हैं, मिलिट्री सिद्धांत होते हैं, उसके अंदर अब ड्रोन्स हैव बिकम अ पार्ट, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, they have become a part and parcel of training, they have become a part and parcel of doctrines and the response that we are going to take. अगर आप यूएस की बात कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रेप्लिकेटर प्रोग्राम है। रशिया की बात कर लो, रशिया का ज़ाला लैंडसेट कामिकाजे ड्रोन है, काफी एक्सटेंसिव ड्रोन है। रिसेंटली आई थिंक रशियंस डिड यूज दी लैंडसेट कामिकाजे ड्रोन्स, दे हैव यूज्ड इट बिफोर एज वेल। तो अलग अलग देश अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में हो या फिर अपने नए मिलिट्री के जो प्रोग्राम्स है उनके अंदर ड्रोन प्रोग्राम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। भारत के अंदर भी वी डू हैव अ ड्रोन मिशन, हमारे ड्रोन रूल्स आ चुके हैं, 2021 में ड्रोन मिशन आ चुके हैं, अगले ही साल। विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये तो एक नया आइडिया है या फिर एक नई, मैं कहूंगा एक कॉन्सेप्ट है ड्रोन वॉरफेयर की, जो रियलिटी बन चुकी है, राइट? सो इट इज हियर टू स्टे। सर, इसका परिणाम क्या हो, मुझे एक ब्रॉड लेवल पे भी जानना है, मुझे इकोनॉमिक लेवल पे जानना है, मुझे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी लेवल पे इन सभी के इंप्लीकेशंस चाहिए, एंड आई आल्सो वांट एथिकल एंगल। तो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है। तो इंप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन वॉरफेयर हो चुका है हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के अंदर। हर एक देश अभी ड्रोन्स और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट जरूर कर रहा है। And after the recent conflicts, India is going to put more and more efforts. India is going to invest heavily on drone tech also going forward. इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो चुकी है ड्रोन वॉरफेयर की। अगर आप देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोर एडवांस काइंड ऑफ ड्रोन, हम लोगों ने बहुत सारे ड्रोन्स प्रोक्योर भी किए हुए हैं, लेकिन अगर आप ड्रोन्स को देखोगे तो ड्रोन की कैटेगराइजेशन करोगे तो you will find there are civilian drones, yes, but in terms of military also, there are short range drones, there are mail drones which are medium endurance wale drones, and there are extensive drones which are like flights only, which are like aircrafts only. तो स्पेशली जो छोटे छोटे ड्रोन्स है ना, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वार्म टैक्टिक्स में जो रीसेंट स्वार्म टैक्टिक्स आई हुई है उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन हैज यूज्ड अपैरेंटली हार्डली $300 से $500 के बीच उस ड्रोन की कॉस्ट है, तो लेस देन $1000 ही है। तो $1000 से कम वाली कीमत वाले जो ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके साथ फायर पावर जो है, थोड़ा सा फायर पावर है, और स्ट्रेटेजिकली अटैक किया। जैसे रशिया के ऊपर जो अटैक हुआ, रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर जो अटैक हुआ, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, जो भी प्रिलिमिनरी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, यूक्रेन ने काफी सारी वीडियोस भी रिलीज किए, उसके अंदर जो अटैक हुआ, फ्लाइट के विंग के ऊपर अटैक किया गया, राइट, ताकि फ्लाइट उड़े ना, इस तरह की चीजें। और एंड दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, स्पेशली द स्मॉलर ड्रोन्स। इसके अलावा ग्लोबल ड्रोन मार्केट कंटिन्यूसली राइज होने वाला है। जिस तरह की डेवलपमेंट हम लोगों ने देखी है ग्लोबल ड्रोन मार्केट, अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखें, अगर 2024-25 की बात करें, करंटली द ड्रोन मार्केट इज समवेयर अराउंड $40 बिलियन, $40 बिलियन का ये मार्केट है। और एक्सपर्ट्स का अगर आप सुने तो वो बताते हैं कि आने वाले 5 से 7 सालों में ये नंबर ऑलमोस्ट ट्रिपल हो सकते हैं, यानी कि $100 बिलियन को तो क्रॉस कर ही जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2032 तक $120 बिलियन का ड्रोन का मार्केट बन सकता है। अब अगर ड्रोन का मार्केट बढ़ेगा कंटिन्यूअसली तो क्या होगा, तो उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट भी होगा ना। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट? देखिए, हम लोग जब भी दो देशों की रिलेशंस की बात करते हैं, दो देशों की रिलेशन में हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन पे कोलैबोरेशन है, हेल्थ पे कोलैबोरेशन है, ट्रेड की कोलैबोरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन चलता है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, इस तरह की एक नया डायमेंशन ऐड हो जाएगा कि ड्रोन कोलैबोरेशन। अब मैं चाहूंगा कि मैं रिलाई करूं
उन प्लेयर्स के ऊपर जिनकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी अच्छी खासी या फिर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे पहले तो होगा कि मैं खुद ही ड्रोन मैन्युफैक्चर करूं, आत्मनिर्भर बनूं। इंडिया के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर इंडिया खुद ही ड्रोन मैन्युफैक्चर करेंगे, हम लोग उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रही हैं। बट एक स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या होगा, आई वुड लुक फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हु हैव दिस ड्रोन कैपेबिलिटी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया या फिर रशिया हो गया। अगर ईरान की बात करें, ईरान जैसे रशिया ऑल्सो रिलाइज ऑन इरानियन ड्रोन टेक्नोलॉजी, so Iran can be one of the partners. Again, Turkey has advanced program of drones, but there is already Turkey Pakistan axis there, right? इसके अलावा recently इंडिया ने एक ऑब्जर्वर करके ज्वाइन भी किया हुआ है 2025 में शुरुआत में। वी हैव ज्वाइंड द यूरो ड्रोन प्रोग्राम, द काउंटर यूरो, जो ड्रोन को काउंटर करने के लिए यूरो ड्रोन प्रोग्राम करके उसमें भी हम लोगों ने ज्वाइन किया है 2025 की शुरुआत में। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो फॉरेन रिलेशंस होगा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, उसके अंदर अब एक ड्रोन मार्केट का फिर ड्रोन कोलैबोरेशन का भी एक एंगल जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन ये है कि देखिए जिस तरह से ड्रोन की वॉरफेयर चल रही है, अब एक तो मैंने बताया कि ड्रोन वॉरफेयर अगर आप करोगे तो हमारे खुद के पर्सनल के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जितनी खतरनाक ड्रोन्स रहेगी उतनी ही ज्यादा लाइफ थ्रेटन हो जाएगी किसी भी प्लेयर के, ओपोनेंट्स की हो, किसी की भी हो। अल्टीमेटली ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन जरूर रेज हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट अदर पर्सनल। ठीक है। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल है तो थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हम लोग को बस जानना है ये कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। देखिए जैसे जिस तरह से ड्रोन वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है, इट इज देयर टू स्टे, ये रहेगा ही रहेगा। इनफैक्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आई है, जो मैंने आपको एवोल्यूशन बताया ना शुरुआत में वॉरफेयर में, इट इज द लॉजिकल स्टफ, जहां पे जो मिलिट्री रेवोल्यूशंस आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का रेवोल्यूशन आया, नेवी की मूवमेंट का रेवोल्यूशन आया, एयरक्राफ्ट का रेवोल्यूशन आया, एयर एक नया डायमेंशन बना वॉरफेयर का, उसके अंदर ये एक रेवोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं। तो इट इज हियर टू स्टे, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल जरूर उठ जाते हैं। देयर आर सो मेनी एथिकल एंड लीगल कॉन्ट्रीज व्हिच स्टे विद द ड्रोन वॉरफेयर। अब सबसे पहला है कि जिस तरह से ड्रोन्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व होगा, जैसे जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स बने। अब ऑटोनोमस वेपन सिस्टम होते क्या, अब मैंने आपको ड्रोन के बारे में बताया, सिंपल एग्जांपल, ऑटोनमस वेपन सिस्टम। किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये AWS होता क्या, इट्स नॉट अमेजन वेब सर्विसेज, इट ऑटोनमस वेपन सिस्टम। बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आयरन मैन मूवी देखा है? आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क है, जिसमें टोनी स्टार्क नहीं है दैट इज ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। मतलब खुद से ही वो जैसे आयरन मैन के सूट होते हैं ना, समझ लो दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट सूट्स, इट्स अबाउट डिफरेंट वेपन्स आल्सो। बट क्वेश्चन यहां पे उठता है, कैन आई ट्रस्ट ड्रोन्स, कैन आई ट्रस्ट ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, कैन आई ट्रस्ट दीज थिंग्स? ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जैसे जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पर्सनल को हम लोग बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर तो अटैक होगा ही होगा, काफी खतरा है। अब इमेजिन कर लो, जैसे एक सिनारियो है, कैन वी ट्रस्ट AI और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। इमेजिन कर लो हम लोगों ने ड्रोन का अटैक किया और दुश्मन ने सरेंडर कर दिया। अब जब दुश्मन ने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी अगर ड्रोन अटैक करेगा, उसके बाद भी अगर अगर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम अटैक करेगा तो क्या? इस तरह के इंस्टेंसेस देखे हुए लीबिया में 2020 में इस तरह का एक एविडेंस मिला, जहां पे रिट्रीटिंग फोर्सेस थी, फोर्सेस वापस जा रही थी, उनके ऊपर भी heavy attack हुआ by drones, heavy attack हुआ by the other autonomous weapon systems. That brings into question, can we really trust AI and can we really trust these autonomous weapons? इसके अलावा अब क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव बन चुका है और हाईली इफेक्टिव और एफिशिएंट भी है इन टर्म्स ऑफ यूसेज, अगर इसका सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या? हाल ही में हम लोगों ने देखा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान डिड यूज स्वॉर्म टैक्टिक्स, इट डिड टारगेट सिविलियंस, सिविलियन टारगेट्स के ऊपर। जैसे जम्मू में अटैक हो रहा है, बाड़मेर में अटैक हो रहा है, अलग अलग जगह पे सिविलियन एरियाज में है ना, 30 से भी ज्यादा लोकेशंस के ऊपर ड्रोन्स भेजे गए थे, राइट? इंडियन एयर डिफेंसेस वर एक्टिव, लेकिन सिविलियंस के ऊपर भी अटैक हो सकता है, कोलैटरल डैमेज होने की चांसेस होते हैं। इसके अलावा देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एस्केलेशन। अब रिस्क ऑफ एस्केलेशन क्या है कि देखो, ड्रोन वॉरफेयर में क्या है, साइकोलॉजी क्या है कि मेरे किसी पर्सोनल का लॉस नहीं हुआ है,
हाँ चलो 4 ड्रोन्स चलेगी तो मैं भेज दूंगा ड्रोन, मैं अटैक कर दूंगा। इससे क्या होगा, मैंने ड्रोन अटैक किया, वहां से भी ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन अटैक काउंटर ड्रोन अटैक, इट मे लीड टू एस्केलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मीनिया अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज्यादा जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया कि आर्मीनिया कुड नॉट इवन नेगोशिएट, नेगोशिएशन का भी मौका चला चला गया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एस्केलेशन को रोके, एस्केलेशन ज्यादा ना हो। तो ड्रोन्स की वजह से ज्यादा एस्केलेशन हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी ये होगी कि केवल इक्विपमेंट ही तो है, चलो भेज देंगे। इस तरह की एक साइकी डेवलप जरूर हो जाती है इन आर मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स। इससे थोड़ा सा हमें केयरफुल या फिर कॉशियस रहने की जरूरत है। इसके अलावा जब हम लोग ड्रोन वॉरफेयर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ इट कंप्लीटली लैग्स हियर, इंटरनेशनल लॉ लैग करता है। जैसे देयर इज नो यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस का कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो ड्रोन वॉरफेयर को रेगुलेट करता है। वी हैव डिफरेंट कन्वेंशंस व्हिच रेगुलेट द बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा। ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर या फिर ड्रोन टैक्टिक्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अगेन यू कैन टॉक अबाउट अदर इंटरनेशनल लॉज, जैसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर की बात कर सकते हो, दूसरे इंटरनेशनल लॉज की बात कर सकते हो, लेकिन ये पूरा डिस्कशन एक साइड या फिर एक डायरेक्शन में हम लोग पुश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वी नीड सम काइंड ऑफ रेगुलेशन ओवर द यूसेज ऑफ ड्रोन्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट or during the warfare. This is very very important aspect. So of course drone warfare is here to stay, but the international community has to answer these questions, ethical और legal questions जो है, legal quandaries मतलब confusions, so ethical and legal quandaries जो है उन्हें कहीं ना कहीं आंसर करने की जरूरत है, एंड वी माइट एक्सपेक्ट दिस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। आगे चलते चलते हम लोग एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। सो प्लीज डू शो दिस फ्यूचर आउटलुक इन योर आंसर्स इन यूपीएससी मेंस, राइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। आज हमारी चर्चा हो रही है इंडियन ड्रोन पावर के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि सर व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन ड्रोन्स। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी ड्रोन वॉरफेयर के बारे में, किस तरह से ड्रोन वॉरफेयर इवॉल्व हुआ है, और हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया था कि ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया की ड्रोन कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर ड्रोन पावर, कौन सी इंडिजिनस ड्रोन्स है जो हमारे पास हैं, कौन सी डेवलपमेंट में है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी इंपोर्टेड ड्रोन्स हैं हमारे पास। ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन होगा बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। और इस पूरे डिस्कशन का ये जो पीडीएफ होगा इसको मैं शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। द टेलीग्राम चैनल आईडी इज @rahulsai222_UPSC। यहाँ पे वीडियो का लिंक भी मैं शेयर करूंगा, साथ ही साथ ये पूरा पीडीएफ आपको शेयर करूंगा जहां पे सारे इंडियन ड्रोन्स की इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विदाउट एनी डिले। देखिए ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया। हम लोगों ने देखा किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने फॉलो किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो एंड एज अ ऑफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो। आई होप कि मुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि ड्रोन्स क्या होते हैं, ठीक है। ड्रोन्स आर बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल। जैसे मैंने आपको बताया पहले एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट हुआ करते, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो टर्म है ड्रोन, मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा कि इसके कुछ और भी मीनिंग है क्या। जब हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी से भी जानते हैं, जैसे कि वी कॉल यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज यूएएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, या फिर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स भी कहा जाता है। यानी कि एयर वेपन सिस्टम जो होंगे उसके अंदर हमारे ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है, यू कैन कंसिडर ड्रोन्स और यूएवी देयर ऑल्सो। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, बट डू लेट मी नो जस्ट फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ड्रोन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिक्शनरी पे सर्च करके बताएं। एक मतलब तो है ये जहां पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, they are called drones, but drone term has other meanings also. Do let me know in the comment section. तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह के ड्रोन्स होंगे, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड। जैसे इंडियन ड्रोन पावर की बात चल रही है तो मैं कहूंगा इंडियन ड्रोन पावर में
दिस वुड बी समथिंग विच इज मिसिंग, तो यहाँ पे मैं डैश कर दूंगा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मिलेंगी। जो स्ट्राइक कॉम्बैट है ये हम लोग अभी डेवलपमेंट में है, तो कहीं समझ लीजिए कि हमारे जो हाई एंड क्लास 3 के जो यूएवीज है ये इंडिजिनसली हम लोगों ने डेवलप नहीं किया हुआ है। साथ ही साथ जैसे वी आर ट्राइंग टू प्रोक्योर सम, आने वाले हैं, यूएस के साथ एक डील हो चुका है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है, ये नेटो की क्लासिफिकेशन है ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 जो है ये छोटे तरह के ड्रोन्स है या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है लेस देन 150 केजी जिनका कंप्लीट वेट होगा। अब वेट और इसकी रेंज एंड इसकी एल्टीट्यूड के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो कितना किलोमीटर इसका रेंज होगा, कितने हाइट पे ये ट्रैवल कर सकता है और इसका इंजनल वेट क्या होता है, इस पे कैटेगराइजेशन होती है। तो क्लास 1 में आपको छोटे छोटे ड्रोन्स मिलेंगे जैसे कि स्मॉल ड्रोन्स, मिनी ड्रोन्स एंड माइक्रो ड्रोन्स। ओके, तो हमारे पास स्मॉल ड्रोन्स भी हैं, मिनी ड्रोन्स भी हैं, माइक्रो ड्रोन्स भी हैं। इसके अलावा स्मॉल क्लास 2 में आपके टैक्टिकल ड्रोन्स आते हैं। टैक्टिकल ड्रोन्स थोड़े से बड़े होते हैं जो 150 केजी से 600 केजी के वेट के रेंज में आते हैं। साथ ही साथ इनका रेंज भी थोड़ा सा कम होगा, 200 किलोमीटर के आसपास, और जो ऑल्टीट्यूड है 18,000 फीट के आसपास। तो हमारे पास क्लास 2 ड्रोन्स भी है। क्लास 3 के अंदर देयर आर डिफरेंट कैटेगराइजेशन, जैसे कि देयर इज मेल, देयर इज हेल एंड देयर आर स्ट्राइक कॉम्बैट। तो मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वी हैव दीज मीडियम ऑल्टीट्यूड यानी कि 45,000 फीट के आसपास ऑल्टीट्यूड तक ये रीच कर सकते हैं। इनकी रेंज ज्यादा हो सकती है। लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब बहुत ज्यादा समय तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा रेंज भी होगी इसकी। HALE मतलब हाई एल्टीट्यूड, इसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्राइक कॉम्बैट तो ये तो समझ लीजिए कि अनमैन्ड हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ही समझ लीजिए। जैसे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे ना which are more than 600 kg, big fighter aircrafts, those which have the strike capability or combat capability without pilotless flights ही समझ लो। ठीक है, तो ये है कैटेगराइज। इसके अलावा आपको जनरली बहुत सारे दूसरे कैटेगराइजेशंस भी मिलेंगे, फिर क्लासिफिकेशंस मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ विंग, ऑन द बेसिस ऑफ रोटर एटसेट्रा। उतना डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, इतना हमारी एग्जामिनेशन के लिए काफी हो जाना चाहिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑल्टीट्यूड एंड द रेंज। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी हैव। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी हैव क्लास 3 जिसके अंदर वी हैव मेल, वी हैव क्लास 2 टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और छोटे तो हमारे पास है ही है, ये तो है, और ये हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट दीस थिंग्स। तो सबसे पहले डिस्कशन में विल टॉक अबाउट इंडियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो डेवलपमेंट में है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेड ड्रोन्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले इंडिया का ड्रोन डीआरडीओ रुस्तम हमारा सबसे एडवांस्ड ड्रोन है जो इंडिजियसली डेवलप्ड है। रुस्तम 1 इज ऑलरेडी डेवलप्ड, इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड मेनी आवर्स ऑफ फ्लाइट ऑल्सो। डीआरडीओ का जो रुस्तम सीरीज है, रुस्तम 1 सीरीज, इट कम्स अंडर मेल, दैट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल में आता है। आपको ध्यान रखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इट इज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर रुस्तम दमानिया। रुस्तम दमानिया, he led the development of light canard research aircraft in 1980s। उनके नाम पे ही इसको नेम दिया गया रुस्तम। रुस्तम 1 ऑलरेडी डेवलप्ड है, रुस्तम 2 इज ऑल्सो नोन एज तपास, वो भी डेवलपमेंट में है, लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज आ चुके हैं, जानेंगे थोड़ी देर में। तो रुस्तम 1 जो है कुछ इस तरह का दिखता है। रुस्तम 1 इट इज ऑल कंपोजिट 800 kg क्लास शॉर्ट रेंज पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ध्यान रखना है, इट इज केपेबल ऑफ ISR। तो जब भी ड्रोन्स की बात होती है, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी या फिर मैं कहूंगा कुछ एब्रीविएशंस आएंगी जो आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में हम लोग इसको ISR कहते हैं, मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनाइसेंस। इसके अलावा टारगेट एक्विजिशन भी कर सकता है, इमेज एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है। तो रुस्तम 1 हमारा पहला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा, यानी कि इसको टेक ऑफ करने के लिए, उस लैंडिंग करने के लिए इसको रनवे की जरूरत है। यानी कि दिस इज, रिमेंबर, दिस इज नॉट वर्टिकल काइंड ऑफ टेक ऑफ। तो वर्टिकल टेक ऑफ मतलब जहां पे है वहीं पे सीधे से टेक ऑफ कर सकता है, इस तरह का नहीं है। ध्यान रखना है, रुस्तम हैज कंप्लीटेड 65 फ्लाइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एंड्योरेंस ऑफ 10 आवर्स। 10 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है, मतलब एक फ्लाइट में 10 घंटे ये आपको एंड्योर कर सकता है, 10 घंटे ट्रैवल कर सकता है। 200 किलोमीटर की रेंज है, ऑल्टीट्यूड होगी इसकी अबाउट 20,000 फीट। ओके, तो क्लास 2 टैक्टिकल के बस थोड़ा सा ऊपर, इसीलिए इट इज मेल, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो इसकी अपग्रेडेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। अपग्रेडेशन में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग और सिंथेटिक अपर्चर रेडार हम लोग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, तो ये आने वाले समय में होगा। रुस्तम 1 इट इज ऑलरेडी देयर विद अस, हमारी खुद की इंडिजिनस डेवलपमेंट है ये। इसके अलावा वी हैव रुस्तम 2। रुस्तम 2 2016 तक इसका नाम था रुस्तम 2 विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ रुस्तम 1। इसको अभी हम लोग कॉल करते हैं तपास BH201। तपास क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड होराइजन 201। ये हमारी इंडिजिनसली डेवलप टेक्नोलॉजी है, रुस्तम 1 रुस्तम 2 भी। लेकिन रुस्तम 2 या फिर तपास के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। देखिए रुस्तम 1 रुस्तम 2 इसको डेवलपमेंट, इसकी जो डेवलपमेंट की है वो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE, DRDO के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे आता है? लेट मी गिव यू 3 ऑप्शंस आल्सो, से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। आई गिव यू 4th ऑप्शन आल्सो, पुणे। 4 ऑप्शन है, ठीक है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, इनमें से कहां पे ADE का हेडक्वार्टर आता है मुझे बताइएगा जरूर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये रुस्तम 1 का ही एक सक्सेसर था, रुस्तम का ही जो ट्विन इंजन है इसको इस्तेमाल करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। 2024 में सरकार ने इसको ऑफिशियली क्लोज बताया इस मिशन को, क्योंकि ये जो हमारी जॉइंट सर्विसेज है उनकी जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया। इसके टारगेट्स थे कि इसकी रेंज बनेगी 250 किलोमीटर की, इसकी एंड्योरेंस होगी 24 आवर्स की, और 30,000 फीट तक ये ट्रैवल करेगा। 30,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे ये ट्रैवल करेगा। इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया है तपास 2 या फिर तपास 201 या फिर रुस्तम 2। इट वाज डिजाइंड फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड इसका जो मैं कहूँगा इसका पैरेलल जो होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसराइल से प्रोक्योर किया है, वो है IAI का हेरॉन। इसराइल की जो इंडस्ट्री है IAI, उनका हेरॉन हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। हमारा जो इंटेंशन था of Rustam 1 and Rustam 2 or Tapas was to replace Heron, but somehow with Tapas there have been some technical issues which have cropped up. You can make a note of this as an example कि हम लोगों ने डिफेंस डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से we were not able to achieve the intended targets or the intended requirements of our armed forces. आगे बढ़ते हैं DRDO लक्ष्य के बारे में। पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है। लक्ष्य एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल सबसोनिक एरियल टारगेट सिस्टम है। एरियल टारगेट सिस्टम मतलब इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, इसको रनवे की जरूरत नहीं है। देखिए रुस्तम 1 रुस्तम 2 दोनों को भी रनवे की जरूरत है, टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा, इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है? एक टो सिस्टम होगा जिससे कि हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, और टारगेट्स के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारी जो ड्रोन टारगेटिंग सिस्टम होती है ना, उसके लिए हम लोग लार्जली इसको इस्तेमाल करते हैं। यू कैन कंपेयर लक्ष्य विथ द नॉर्थरॉप BQM चुकार, ठीक है? इसके अलावा लक्ष्य 2 अभी डेवलपमेंट में है। लक्ष्य 2 इज द एडवांस वर्जन ऑफ लक्ष्य 1। लक्ष्य 1 विल हैव वेपन सिस्टम्स लाइक रेडार गाइडेड एंड हीट सीकिंग सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स। ये लक्ष्य 1 से भी एडवांस्ड UAV होगी, जहां पे इट इज नॉट जस्ट यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस बट इट विल ऑल्सो हैव मिसाइल्स माउंटेड ऑन इट, इट कैन अटैक ऑल्सो। सो इसकी एंड्योरेंस भी एनहांस्ड होगी, ऑटोनोमस होगी, लो लेवल फ्लाइंग कैपेबिलिटी होगी, एंड इट विल कैरी ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट। जैसे कि लक्ष्य के अंदर अगर आप देखोगे इट हैज अदर इक्विपमेंट, जैसे कि इक्विपमेंट्स है जिसमें कि आपको पता चलेगा सिग्नेचर, आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशन की सिग्नेचर ऑगमेंटेशन सिस्टम होगी, स्कोरिंग सिस्टम होगा कि कितने डिस्टेंस से मिस किया है मिसाइल ने, ये सारी चीजें लक्ष्य बता सकते हैं। लक्ष्य 2 उसका एडवांस्ड वर्जन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर को वी वांट देयर इन्वॉल्वमेंट इन डिफेंस मोर एंड मोर। तो इसकी लक्ष्य 1 लक्ष्य 2 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। L&T इसकी डेवलपमेंट अभी कर रहा है, ठीक है? लक्ष्य 2 की। इसके अलावा वी हैव DRDO's निशांत। निशांत हमारा मल्टी मिशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी वाला ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको हम लोग लॉन्च करेंगे यूजिंग अ मोबाइल हाइड्रो न्यूमेटिक लॉन्चर। लेट मी जस्ट शो यू अगेन। जब मैं कहूंगा ये रीयूजेबल है, जैसे लक्ष्य हो गया या फिर निशांत हो गया, इनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इसकी एंड्योरेंस खत्म होगी, यानी कि जैसे इसका फ्लाइंग टाइम खत्म हो गया, तो एक पैराशूट ओपन होगा, शूट ओपन हो जाएगा और वो लैंड करेगा, और उसको हम लोग जिस कोऑर्डिनेट पे भी उसने लैंड किया है वहां से हम लोग वापस प्रोक्योर कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, एंड वी कैन रन इट अगेन। तो निशांत में वी हैव अ न्यूमेटिक लॉन्चिंग सिस्टम समथिंग लाइक दिस। 380 kg का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है।
इसकी लॉन्च वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोवाट की पावर है, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है, मेनली यूज फॉर ISR, दैट इज इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, एंड इसकी एंड्योरेंस है 4.5 घंटे, 4 आवर्स 30 मिनट्स एंड्योरेंस ऑफ DRDO's निशांत। इसके अलावा हमारे पास अभ्यास है। अभ्यास को भी हम लोग टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभ्यास इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है। जैसे हमारी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में मेनली अभ्यास यूज, लक्ष्य ऑल्सो यूज समटाइम्स। सो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इट ऑफर्स अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनारियो। अभ्यास इज डिजाइन फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग with the help of autopilot, again developed by ADE. All right, Abhyas is launched from a mobile launcher with the help of boosters. इन boosters को मैन्युफैक्चर किया हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने, जिनको अभी हम लोग म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कहते हैं। अभ्यास कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड एंड कैन कवर 5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड एज वेल, राइट। इसके अलावा हमारे पास कुछ माइक्रो एंड मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। अब मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताई थी क्लास 1 में, माइक्रो और मिनी। माइक्रो यूएवीज में हमारे पास 3 माइक्रो यूएवीज हैं, एक है ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक और पुष्पक। मैं चाहता हूं कि इन नेम्स को आप ध्यान रखें, क्योंकि MCQ, देखिए ये जो डिस्कशन है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर मेंस 2025 बट इट इज ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी होगा, जहां पे सिंपल सा सवाल आ सकता है कि पुष्पक क्या है, गोल्डन हॉक क्या है, ब्लैक काइट क्या है, इन तीनों का नाम दिया जाएगा, ये क्या है करके। छोटे छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है हमारे, इनकी एंड्योरेंस कितनी होगी, हार्डली 20 मीटर्स, सॉरी इनकी हाइट कितनी होगी 20 मीटर्स, रेंज इज 20 मीटर्स एंड द एंड्योरेंस इज अबाउट 1 आवर। बहुत ही छोटे तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है माइक्रो, ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक एंड पुष्पक। ब्लैक काइट कुछ इस तरह से दिखता है, गोल्डन हॉक एंड पुष्पक। इसके अलावा हमारे पास मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी है। मिनी ये 2 kg के वेरिएंट है, फुली ऑटोनोमस हमारे जो फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहा जाता है। 2 हम लोगों ने डेवलप किए हैं, तो माइक्रो छोटे, उससे थोड़ा सा बड़े हैं मिनी, इंपीरियल ईगल और स्लाइबर्ड हम लोग डेवलप कर चुके हैं। इन दोनों को भी हम लोग स्वार्म टैक्टिक्स में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इनका जो पेलोड होगा, दैट पेलोड कैन डू ISR, it can give you ISR information. It will also have a video tracking system and continuously information ये आपको पास करता हुआ जाएगा। 2 जो हमारे डेवलप किए गए हैं वो है इंपीरियल ईगर और स्लाइबर्ड। दीज आर योर मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इसके अलावा वी आर डेवलपिंग समथिंग कॉल्ड एज स्विफ्ट। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी ये आइडिया है। इंडिया का स्टेल्थ UCAV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, अभी ये कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इंडिया का सबसे एडवांस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यानी कि काफी हैवी होगा ये, जो क्लास 3 में आएगा, काफी हैवी सिस्टम हो गया। इट विल यूज स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड और डेमोन्स्ट्रेटर। इसकी टेस्टिंग जुलाई 2022 में शुरुआत हो चुकी थी। ध्यान रखना है, स्विफ्ट टेक्नोलॉजी इज द प्रीकर्सर ऑफ आर एडवांस्ड UCAV, जिसको हम लोग ऑरा भी कहते हैं, घातक के नाम से भी जानते हैं, ये उसका प्रीकर्सर है। इसी के डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग घातक डेवलप करना चाहते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, अभी फिलहाल हमारे पास है नहीं, वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट। इसका प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एडवांस्ड टेक ऑफ प्रोसीजर्स, स्मूथ टचडाउन के ऑपरेशन, साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग क्या क्या किस तरह के पेलोड्स यूज करने वाले हैं, ऑल्दो उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, बट स्विफ्ट टेक्नोलॉजी और आर एडवांस्ड स्टेल्थ UCAV वुड बी घातक। अगेन ये प्रोटोटाइप इमेज है, ध्यान रखना है, घातक इसको हम लोग इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग ऑरा के नाम से भी जानते हैं। इसकी डिजाइन वर्क अभी चल रही है, डिजाइन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इन बेंगलुरु। UCAV, घातक UCAV, it will have internal weapons, it will carry missiles, it will have bombs, it will have precision guided munitions. अभी again it will be like a flight only, काफी हैवी भी होगा। इसकी जो भी डिटेल्स होंगी जब भी आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे, बट आई वुड लाइक यू टू नो अबाउट द DRDO's घातक, which is going to be the most advanced combat unmanned aerial vehicle of India, which would be indigenously developed, जो हम लोगों ने खुद डेवलप किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा DRDO का नेत्रा है, ये छोटे, अगेन दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो UAVs। तो नेत्रा एक लाइट वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है,
विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कार्बन फाइबर कंपोजिट्स। इसके लिए डीआरडीओ के साथ एक कंपनी भी है, आइडिया फोर्ज करके काम कर रही है। नेत्रा 5 इनका सबसे एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन बन रहा है। इट कंटेन्स कंटिन्यूस पावर सप्लाई, मिलिट्री ग्रेड कंट्रोलर से इसमें हैंड हेल्ड ऑपरेटर होगा, यानी कि ये इसको एक व्यक्ति ऑपरेट करेगा। साथ ही साथ इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हैं। इसकी ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड है अबाउट 200 मीटर्स और इट विल हैव ऑन बोर्ड वायरलेस ट्रांसमीटर कंटिन्यूसली। ये आपको वीडियो इमेजिंग दे सकता है, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 200 to 300 मीटर्स, 30 मिनट्स की इसकी इंडोरेंस है एक बैटरी चार्ज में। ये एक मैं कह सकता हूँ माइक्रो या फिर मिनी यूएवी है। वेट के हिसाब से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है। नेत्रा यूएवी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड आइडिया फोर्ज। ठीक है, नेत्रा की भी अलग अलग वेरिएंट्स है। सबसे एडवांस वेरिएंट इज नेत्रा 5। इफ यू वांट टू नो अबाउट इट यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट ऑफ आइडिया फोर्ज। ठीक है, इसके अलावा वी हैव भारत ड्रोन। भारत ड्रोन को डेवलप किया है टीवीआरएल चंडीगढ़ ने। अब यहां पे ध्यान रखना है, ये इंडियन आर्मी को दिया गया है ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे सर्वेलेंस करने के लिए। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अजाइल है, बहुत ही लाइट वेट यूएवी है हमारा। अगेन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा ड्रोन है, 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का ड्रोन है। इसको एक ऑपरेटर यूज करेंगे, मोस्टली यूज फॉर सर्वेलेंस। 3 kg से छोटा ये ड्रोन है। इट कैन फ्लाई अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 60 मीटर्स एंड हैज अ रेंज ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। कुछ इस तरह से दिखता है। ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास है, इसको एडवांस सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे चाइना बॉर्डर पे इंडियन आर्म फोर्सेस के पास भी है, लद्दाख में भी है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी है। मेनली सर्वेलांस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, रिकॉनाइसेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट इसको हमारे जो रिसेंट टाइम्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनली ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्पॉन्स एटसेट्रा। इसके अलावा वी हैव डीआरडीओ अल्फा एस सिस्टम। अब हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि नई टैक्टिक्स आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वार्म टैक्टिक्स, कि इतने सारे ड्रोन्स को भेज दो एक स्वार्म में, एक फॉर्मेशन में भेजेंगे ताकि दूसरों के जो काउंटर ड्रोन्स या फिर दूसरों के जो मिसाइल सिस्टम्स है उसको ओवरवेल्म कर दे, है ना। अब इस तरह के सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है अल्फा। डीआरडीओ का अल्फा एस सिस्टम है, एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म अल्फा एस। ये एक एडवांस ड्रोन सिस्टम है, मेनली अगेन फॉर यूजिंग फॉर स्वार्म टैक्टिक्स। इसको हम लोग प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एआई ड्रिवन फीचर्स होंगे, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन होगा। अल्फा सिस्टम कैन अडैप्ट मिड फ्लाइट चेंजेस एंड इट कम्स विद नेटो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स। तो ये इंडियन एयरफोर्स को दिया जाने वाला है, इसकी काफी मदद मिलेगी, स्पेशली कंसिडरिंग आवर एडवर्सरीज। ऑन वन साइड देयर इज चाइना, ऑन वन साइड देयर इज पाकिस्तान, हु आर डेवलपिंग देयर ओन ड्रोन कैपेबिलिटीज। तो ये हमारा एक स्वार्म सिस्टम होगा, काफी एडवांस सिस्टम होगा। अभी तक हमारे पास है नहीं, इट इज अंडर डेवलपमेंट। ओके, इट विल बी गिवन टू द एयरफोर्स। इसके अलावा वी हैव शेषनाग 150। शेषनाग 150 भी हमारा एक 150 kg के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे, इसके स्वार्म ड्रोन्स होंगे ये। ठीक है, सो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इसको डेवलप कर रहा है। शेषनाग 150 में 150 स्टैंड्स फॉर द वेट ऑफ दैट। द डेवलपमेंट ऑफ शेषनाग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीप फॉरवर्ड। अब ध्यान रखना है, इसकी भी बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास है नहीं, जो भी मीडिया में डिटेल्स है उसके हिसाब से इसका वेट 150 kg के आसपास होगा। एंड्योरेंस वुड बी अराउंड 5 kg, रेंज इज समवेयर अराउंड 1000 kg प्लस। सो दिस इज अ शॉर्ट रेंज, दिस इज रादर अ शॉर्ट रेंज अल्फा सिस्टम। दिस इज अ लॉन्ग रेंज स्वार्म सिस्टम, जहां पे 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज होगी। अगेन ये रेंज प्लस जो लिखी हुई है, ये रेंज प्लस और माइनस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी तो इसकी रेंज और भी बढ़ सकती है। पेलोड कैपेबिलिटी 25 से 40 kg के आसपास ये पेलोड कैरी कर सकता है। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टेक्निक्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप स्ट्राइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा एस हो गया या फिर शेषनाग हो गया, दोनों ही अंडर डेवलपमेंट है। ओके, इसके अलावा शेषनाग कुछ इस तरह की इसकी विजुअल है। अगेन प्लीज कीप योर eyes and ears open for these developments on Alpha S also, on Sheshnag also. Apart from this, we have Nagastra.
नाउ नागास्त्र मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इन्वॉल्व है, सोलर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, ईसीआई इन्वॉल्व है। नागास्त्र एक पोर्टेबल सिस्टम है, पोर्टेबल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इट इज अ कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे ड्रोन मतलब जो सीधे जाकर क्रैश कर जाएगा किसी भी टारगेट पे। अब इसके अंदर एक स्पेशलिटी भी है। देखिए जनरली कामिकाजे ड्रोन के साथ होता क्या है, एक बार लॉन्च कर दो जाके टारगेट पे हिट कर देंगे, लेकिन नागास्त्र के अंदर इसके इसके साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अबॉर्ट ऑल्सो। इट इज केपेबल ऑफ अबॉर्टिंग एज वेल, और इसको हम लोग अगर अबॉर्ट किया गया तो इसका शूट ओपन हो जाएगा और इसको वापस रिकवर भी कर सकते हैं। नागास्त्र इट इज द इनिशिएटिव ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज, नागास्त्र सीरीज। इसको हम लोग लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी कहते हैं, ठीक है, लॉइटरिंग म्यूनिशन और कामिकाजे ड्रोन्स। 15 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, 100 किलोमीटर रेंज, 15 किलोमीटर टू सॉरी रेंज इज 15 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर्स। पेलोड कैपेबिलिटी काफी कम है, 1 kg टू 10 kg ये एक्सप्लोजिव लेकर जा सकता है और सीधे अटैक कर सकता है। नागास्त्र, इसका सेकेंड वेरिएंट भी डेवलपमेंट में है, नागास्त्र 2। जब भी डेवलप होगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वी हैव टाटा रक्षक। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कुछ डिलीवरीज ली है टाटा रक्षक की। टाटा रक्षक एक वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम है। वर्टिकल टेक ऑफ के लिए आपको इस तरह के रोटर्स की जरूरत होती है, जैसे जनरली जो छोटे छोटे माइक्रो और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग। बट जितना बड़े अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे उन्हें टेक ऑफ करना पड़ेगा या फिर उन्हें लॉन्च करना होगा। किसी तरह के लॉन्च सिस्टम होंगे, न्यूमैटिक लॉन्च सिस्टम्स हो सकते हैं, टो सिस्टम्स हो सकते हैं, या फिर रनवे के ऊपर टेक ऑफ या फिर लैंडिंग करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ALS-50 रक्षक या फिर ALS-50 जो है इसने टेस्टिंग भी की हुई है, रिसेंटली पोखरान में टेस्टिंग हुई है। इट इज केपेबल ऑफ डिफीटिंग द टारगेट्स ओवर अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स एंड एक बार जब टेक ऑफ कर लेगा तो उसके बाद फिक्स्ड विंग मोड भी हो सकता है। आप इसकी इमेज में देख सकते हो कि एक बार टेक ऑफ कर गया तो ये फिक्स्ड विंग मोड में आएगा और फिक्स्ड विंग मोड में ट्रैवल भी कर सकता है। दैट इज टाटा रक्षक, ALS-50 भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा भार्गवास्त्र, अब दीज आर नॉट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब जो दो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं ये हमारे ड्रोन नहीं है, लेकिन काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज है। आप जानते हैं कि ड्रोन्स तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर दुश्मन के ड्रोन्स आ गए तो उन्हें भी तो खत्म करना है। उसके लिए मेरे पास है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र भारत का अफोर्डेबल माइक्रो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डेवलप किया हुआ है। ये मेनली जो ड्रोन्स आएंगे ना, छोटे छोटे ड्रोन्स आ रहे हैं, उन्हें कॉम्बैट करने के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। अब इसके अंदर इट इज अ हार्ड किल टाइप, जहां पे छोटे छोटे मिसाइल्स हम लोग लॉन्च करेंगे, अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स और माइक्रो मिसाइल्स विथ 20 मीटर रेंज ऑफ लिथैलिटी, जहां पे वो स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर हिट कर सकते हैं। तो इट कैन डिटेक्ट स्मॉल ड्रोन्स, इसकी रेंज इन द रेंज ऑफ 6 to 10 kilometers and engage a target up to 2.5 kilometers, यानी कि 20 मीटर हाइट पे वो जाकर उसको हिट कर देगा। 2.5 किलोमीटर की रेंज इसकी होगी। एक ही साथ 64 टारगेट्स को ये ट्रैक भी कर सकता है और एंगेज भी कर सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने इसकी डेवलपमेंट भी की हुई है। आप देख सकते हो जनवरी 2025 में इसका एक टेस्ट हुआ था, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड टेस्ट फायर ऑफ भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है। सो इट्स अंडर डेवलपमेंट, इन द एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर श्योर। इसके अलावा हमारे पास हमारा D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको हम लोगों ने बैटल टेस्ट भी किया हुआ है। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जो हॉस्टिलिटी हुई थी, वहां पे D4 जो हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है, इन्हें काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया था। वी हैव आकाश, यस वी हैव आकाश, वी हैव बराक, वी हैव आवर ओन पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे पास S-400 भी है, लेकिन हमारा D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम भी है जो काफी इंपॉर्टेंट रहा टू थ्वार्ट द अटेम्प्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड। इनफैक्ट ये इतना सक्सेसफुल रहा है कि दूसरे कंट्रीज अभी इंटरेस्टेड है इंडिया से D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम्स खरीदने के लिए। हाल ही में ताइवान ने इंटरेस्ट दिखाई है कि हमें D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम आपका चाहिए। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है, अगेन इट इज डेवलप्ड बाय DRDO, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है हमारी, जिसके अंदर दोनों तकनीकें हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सर ये सॉफ्ट किल क्या होता है? सॉफ्ट किल में कोई मिसाइल नहीं मारेगा, लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं, हार्ड किल में छोटा सा मिसाइल निकलेगा और सीधे से ड्रोन को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो फ्लाइंग ड्रोन्स को, माइक्रो और स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को ये खत्म कर सकता है। इट ऑल्सो हैज ट्रैकिंग सिस्टम्स वेयर ऑब्जेक्ट डिटेल्स कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग ऑप्टिकल मीन्स ऑल्सो, थर्मल मीन्स ऑल्सो। तो हमारे D4 सिस्टम के अंदर ड्रोन डिटेक्शन और ट्रैकिंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स है, यानी कि आपके पास कैमरास है, क्लोज कैमरास है, राइट, रिचार्जिंग कैमरास, इंफ्रारेड कैमरास भी है जो रात में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, वी ऑल्सो हैव DF काउंटर ड्रोन सिस्टम। सॉफ्ट किल में जहां पे ड्रोन कम्युनिकेशन जो है, जहां पे हम लोग पार्डन मीन्स RF रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर GPS स्पूफिंग आपको मिलेगा, फेक GPS कोऑर्डिनेट्स रेडियो कम्युनिकेशन से सेंड कर सकते हो टू द ड्रोन, उसकी सिग्नल जैमिंग भी कर सकते हैं। हार्ड किल भी है, हार्ड किल में डायरेक्टली लेजर डायरेक्टेड वेपन्स है जिससे कि हम लोग इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। और नॉट थ्रू मिसाइल इटसेल्फ बट थ्रू अ लेजर वी कैन डायरेक्टली फिनिश इट ऑफ। इसके अलावा देयर इज अ कमांड सेंटर ऑल्सो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एज आई टोल्ड यू देयर इज सॉफ्ट किल आइडिया ऑल्सो एंड देयर इज हार्ड किल आइडिया ऑल्सो। इसकी रेंज है 4 किलोमीटर की, 360 डिग्री कवरेज है इसकी, मल्टीपल टारगेट्स एक साथ ये एंगेज कर सकता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में है नहीं, यू डू अंडरस्टैंड, बट स्टिल this system has been battle tested as I told you, and recently Taiwan has shown interest in buying the D4 counter drone setup of India. So let's see whether we'll be able to finalize a deal or not. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई हमारी इंडियन ड्रोन्स की बातें, इंडियन प्रोडक्शन, राइट। कई सारे ड्रोन्स हमारे पास है ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास 625 ड्रोन्स या फिर अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस ड्रोन फ्लीट है, ओके, एंड मेनी ऑफ देम आर इंपोर्टेड एज वेल। तो इंपोर्ट जो हमारे इंपोर्टेड ड्रोन्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन पार्टनर है इजराइल, ओके। सो इजराइल का हेरॉन है, इजराइल की जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है IAI, उन्होंने हेरॉन डेवलप किया है। ये है हेरॉन की पिक्चर। हेरॉन इज अ मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये इंडियन एयरफोर्स के साथ भी है, नेवी के साथ भी है, आर्मी के साथ भी है। इट इज केपेबल ऑफ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, अलॉन्ग विद इट टारगेट एक्विजिशन भी कर सकता है। 50 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है, 35,000 फीट हाइट तक ये ट्रैवल कर सकता है एंड इट कैन कैरी मल्टीपल पेलोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स कैरी कर सकता है, इंटेलिजेंस पेलोड कैरी कर सकता है, एडवांस इंटेलिजेंस के पेलोड्स कैरी कर सकता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार ये लेकर जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 1150 kg और पेलोड कैपेबिलिटी है 250 kg के आसपास। रेंज इज अबाउट 1000 किलोमीटर्स। इट कैन इवन बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और अगेन वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग नहीं है, इसको रनवे टेक ऑफ और रनवे लैंडिंग की जरूरत पड़ती है। इट्स लाइक अ स्मॉल फ्लाइट ओनली, ठीक है। तो 1200 kg का फ्लाइट ही है, समझ लें, ठीक है। हेरॉन, IAI के हेरॉन के अलावा वी ऑल्सो हैव IAI सर्चर, अगेन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का सर्चर भी हमारे पास। ये एक टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है, एंड्योरेंस इज अबाउट 15 to 18 किलोमीटर्स, ऑल्टीट्यूड 20,000 फीट के आसपास। दैट इज व्हाई इट इज टैक्टिकल क्लास 2 काइंड ऑफ सेटअप। शॉर्ट टू मीडियम रेंज रिकॉनाइसेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराइट। और पेलोड कैपेबिलिटी है 120 to 150 kg। अगेन कन्वेंशनल रन ऑफ और टेक ऑफ करेगा। इसको लाइन ऑफ साइट कंट्रोल्स भी है, GPS कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएंगे विथ IAI सर्चर, इजराइल का सर्चर। इसके अलावा इजराइल के दो और हमारे पास ड्रोन्स हैं। एक है हार्पी। हार्पी इज अ लॉइटरिंग म्यूनिशन। अब सबसे पहले लॉइटरिंग म्यूनिशन होता क्या? कामिकाजे ड्रोन हम लोग कहते हैं ना, कामिकाजे ड्रोन, सुसाइड ड्रोन या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन, नाम से पता चला लॉइटरिंग। देखो लॉइटरिंग का मतलब क्या है कि ये किसी एक एरिया के ऊपर इट कैन लॉइटर एंड देन जैसे ही टारगेट मिलेगा, टारगेट हम लोग ब्लॉक कर देंगे, जाके अटैक कर सकते हैं। समझ के? इट कैन लॉइटर ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। लॉइटर मतलब जैसे फ्लाइट कैपेबिलिटी है, समझ लो ड्रोन आ गया and it is somewhere here itself, slowly it is loitering around a particular area and it can attack on a particular target, ठीक है। it is produced by IAI, DINet कैपेबिलिटी है इसकी, फायर एंड फॉरगेट है, इसके अंदर कोई अबॉर्ट सेटअप नहीं है। हार्पी इज डिजाइन टू अटैक मेनली द रेडार सिस्टम्स, ठीक है, नोट करना है। हार्पी
आईएआई का जो हार्पी है ये मेनली रेडार सिस्टम्स को खत्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसराइल ने हार्पी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बेचे हुए इंडिया को भी, इंडिया के अलावा साउथ कोरिया है, चाइना भी है। इनफैक्ट हार्पी के ऊपर काफी विवाद हुआ था कुछ सालों पहले, मुझे याद है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसराइल से कहा था कि हार्पी यूएवी को मत बेचे चाइना को। अपेरेंटली ये कहा जा रहा था कि हार्पी के अंदर कुछ अमेरिकन मेड कंपोनेंट्स भी है, तो इसराइल ने इसको नकार दिया था। इसराइल ने कहा था कि हमारे पास कोई अमेरिकन मेड इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी कैन सेल इट करके चाइना को भी इन्होंने सेल किया हुआ है, ध्यान रखना है। इसके अलावा वी हैव हरोप। अब हरोप हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। यू डू नो दैट रिसेंटली वी सॉ द न्यूज, हेरोप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एज वेल। हेरोप इज Israeli loitering munition which is developed by MBT missiles division, again IAI के अंडर MBT डिवीजन आता है, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंडर MBT डिवीजन है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ होवरिंग और लॉइटरिंग ओवर द बैटलफील्ड, और जैसे ही टारगेट एक्सपोज होएगा वो टारगेट के ऊपर अटैक कर देगा। हेरोप को इसराइल ने मल्टीपल देशों को बेचा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया के पास भी है। हेरोप को अजरबैजान को भी बेचा हुआ है इसराइल ने। अजरबैजान में 2016 में भी, पहले 2020 में भी अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के हेरोप यूएवीज और हेरोप यूएवीज, हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, दे वर यूज्ड एक्सटेंसिवली। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे, ये है हार्पी, ये हेरोप, हमारे पास दोनों भी है। कितने नंबर्स हैं दिस आई कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर्स, बट ओवरऑल इंडिया है 600 प्लस 625 के आसपास ड्रोन्स हैं हमारे पास, सारे मिलिट्री के ड्रोन्स मिलाकर। अब हार्पी की अगर बात करो, नोट करना है, हार्पी इज एंटी रेडार, यहां पे हेरोप इज मल्टी मिशन। आईएसआर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये रिकॉनेसेंस कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। इसकी स्पीड कम है, हार्पी की स्पीड कम है, हेरोप की स्पीड ज्यादा है, और हेरोप की रेंज इज समवेयर अराउंड 1000 किलोमीटर्स। एंड्योरेंस इज आल्सो हाई, 6 to 9 किलोमीटर्स। ये वॉरहेड कैरी कर सकता है 25 केजी के आसपास। इसका वॉरहेड द वेट इज 135 केजी। नोट करना है, सेंसर्स इसके साथ एडवांस सेंसर्स आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स मिलेगा, इंफ्रारेड सेंसर मिलेगा, एंटी रेडार सिस्टम्स इसके साथ होंगे। और या तो ये ऑटोनोमसली हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ऑटोनोमसली हम लोग कहते हैं ना ऑटोमेटिक, या फिर ऑटोनोमस यूएवी हो सकता है, सिंपल आप कोऑर्डिनेट एंटर कर सकते हो, या फिर वी कैन आल्सो कंट्रोल यूजिंग और रिमोट ऑपरेटर भी हो सकते हैं जो कंट्रोल इसको कर सकता है। ठीक है, हैरोप के बाद इसके अलावा हमारे पास इंपोर्टेड ड्रोन है MQ-9B सी गार्डियन, यूएसए का जनरल एटॉमिक्स का ये एक ड्रोन है, ये एक यूएवी है, बहुत ही एडवांस्ड यूएवी है, एंड दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल। नोट करना है, दिस इज HALE, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है। अब हमारे पास ऑलरेडी कुछ MQ-9B सी गार्डियन है, मेनली इंडियन नेवी के साथ है, ध्यान रखना है इंडियन नेवी के साथ है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारा एक $4 बिलियन से भी ज्यादा एग्रीमेंट हुआ है, जहां पे 31 MQ-9B सी गार्डियन इंडिया को मिलेंगे, जिसमें नेवी के पास भी जाएंगे, एयरफोर्स के पास भी जाएंगे, और आर्मी के पास भी जाएंगे। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इससे हमारी क्षमता और बढ़ सकती है। ये ना सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनाइसेंस कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स। ऑलराइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मुझे याद है इस साल की शुरुआत में, आई रिमेंबर समवेयर अराउंड जनवरी, वन ऑफ द MQ-9B सी गार्डियन इट क्रैश्ड, है ना, क्रैश भी हुआ था, वहां पे काफी विवाद भी हुआ था। जनरल एटॉमिक्स है, यूएस की जनरल एटॉमिक्स है, इन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। अपेरेंटली विदाउट एनी रीजन पावर फेलियर हुआ, पावर फेलियर होने की वजह से ये जो यूएवी था ना, ये क्रैश कर गया पानी में और अनरिकवरेबल बना। तो जनरल एटॉमिक्स ने एक पूरा MQ-9B रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद काफी विवाद भी हुआ था, बट वी आर गेटिंग दीज MQ-9B सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सून। ओके, इसके बारे में ध्यान रखें, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन इन करंट अफेयर्स अबाउट दिस यूएवी ऑल्सो। अगेन खबरों में आपको कई बार दिया जाएगा या फिर आपको मिलेगा कि शायद इंडिया इज ऑल्सो इन टॉक्स विद टर्की। कुछ समय पहले बैरक्टर ड्रोन्स के बारे में बात हो रही थी, बैरक्टर TB2 ड्रोन्स के बारे में मैंने आपको पिछले डिस्कशन में भी बताया था। कोई पुष्टि नहीं है कि ये हमारे पास है करके, बट वी डू हैव
वी डू हैव एविडेंस और वी डू नो दैट दो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, इन दोनों के पास टर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन्स है करके। ओके, सो इंडिया में भी बातचीत चल रही थी, बट अगेन इंडक्टेड है नहीं है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, बट रिसेंटली बांग्लादेश हैड आल्सो यूज्ड बैरक्टर TB2 ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस अलोंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। काफी बड़ी न्यूज बनी थी वो। सो कीप अ ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स। इनफैक्ट इंडिया और यूएस भी फ्यूचर में जॉइंट ड्रोन प्रोडक्शन में जाएंगे। वी हैव DTII जो हमारा डिफेंस ट्रेड इनिशिएटिव है दोनों का, उसके अंडर एक ड्रोन कोलैबोरेशन भी होने वाला है। सो कीप अ ट्रैक ऑफ दैट एज वेल, राइट। सो ये हो गई बातें हमारी ड्रोन्स के बारे में। कितनी ड्रोन्स है हमारे पास? मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन पार्टनर है वो है हमारा इजराइल। इजरायली ड्रोन्स आर देयर, बट अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रोन वॉरफेयर जैसे आ रहा है, तो आगे चल के एक जरूर ट्रेंड देख सकते हैं दो देशों के बीच की ड्रोन कोलैबोरेशन, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इंडिया में भी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस टॉपिक के ऊपर फोकस करें कि इंडिया में भी बहुत सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं। प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स भी काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब सर, इस डिस्कशन के अंत में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग देखने वाले कि आगे चल के जो ड्रोन इंडियन ड्रोन मैं कहूँगा रेल्म है, या फिर इंडियन ड्रोन्स का सिनारियो जो है उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही है और हम लोग का फ्यूचर आउटलुक क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे साथ रेगुलेटरी और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जानते हो कि हमारी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर। कि क्या डिपेंडेंस होती है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टेक्नोलॉजिकल इश्यूज तो आते ही हैं, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं। आप लोगों ने देखा, मैंने तपास के बारे में आपको बताया, जहां पे रिक्वायरमेंट्स बदल गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। त्रिशूल के साथ भी ये हुआ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में त्रिशूल के साथ भी यही हुआ। तो त्रिशूल हो गया आपका, इन त्रिशूल, इन तपास, वी हैव सीन दीज थिंग्स। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहे। कावेरी इंजन अनदर एग्जाम्पल, राइट। लेकिन ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, अगर आप IR के पर्सपेक्टिव से देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखो, तो बहुत सालों तक इंडिया के ऊपर इंडिया एक पराया स्टेट भी था। कहीं ना कहीं हमारे पास हम लोग MTCR के भाग नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के भाग नहीं थे, वासेनार ग्रुप के भाग नहीं थे, NSG के अभी भी है नहीं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स के अभी भी हम लोग मेंबर है नहीं, बट वेवर जरूर मिल चुका है। सो फॉर मेनी ईयर्स वी वर अ काइंड ऑफ पराया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑल्सो। जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक हुई है, मैं कहूँगा लार्जली रशिया से हुई है कुछ, बट धीरे धीरे अब चीज़ें इंप्रूव हो रही। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, पहले डिप्लोमेटिक चैलेंजेस थे, इसकी वजह से अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंपोर्ट्स के ऊपर तो करेंगे ही करेंगे। अब जब इंपोर्ट्स आ रही है, वहां पे भी मुझे थोड़ा सा रेगुलेशन जरूर रखना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था पिछले 1 से 1.5 सालों में चाइनीज पार्ट जहां जहां पे उसको हम लोग जरूर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी शिफ्ट में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट सर्टिफिकेशन लाने की जरूरत है हमारे प्लेयर्स के अंदर भी। जो इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन्स हैं, UAVs हैं, उसके अंदर भी वी नीड टू एंश्योर दैट चाइनीज पार्ट्स आर अवॉइडेड। इसके अलावा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस है, इंपोर्ट्स को हमें कम करने की जरूरत है। यहाँ पे वी नीड टू बिकम आत्मनिर्भर भारत। मैं कहूँगा अगर हम लोग आज ड्रोन पावर की बात कर रहे हैं, तो जो अगला डिस्कशन मैं करना चाहूँगा, जब भी होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग आत्मनिर्भर ड्रोन भारत बने, है ना। कि हम जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया खुद प्रोड्यूस करे। इसके अलावा AI इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी से जुड़े हुई चीज़ें भी हैं। जैसे जो नए ड्रोन्स डेवलप हो रहे हैं, जो स्वार्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, शेषनाग 150 हो गया, आपके अल्फा सिस्टम्स हो गए, आपका नेत्रा 5 सिस्टम्स हो गया, इन सभी सिस्टम्स में कहीं ना कहीं AI इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। अगेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हमें जरूरत है। हमारे देश में ये जरूर एक चीज मिसिंग है कि हमारे खुद के प्रपल्शन सिस्टम्स और हमारे खुद के एडवांस सेंसर सिस्टम्स के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। वी नीड अ मेजर पुश फॉर होम ग्रोन इंजन सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स ग्रोथ ऑफ ड्रोन सेक्टर तो हो रहा है। मैंने आपको बताया कि आने वाले कुछ सालों में पूरा ग्लोबल ड्रोन मार्केट जो है 100 बिलियंस को क्रॉस कर देगा आराम से। इंडिया का शेयर भी उसमें बढ़ना है। प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। यू डू नो अबाउट
idea of, you do know about the companies like Idea Forge, Zen Technologies, Paras Defense, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स की जरूरत है। यू सॉ सोलर इंडस्ट्रीज, यू सॉ EECI, यू सॉ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहां पे गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग इज वेरी मच नीडेड, एंड दैट शुड बी आवर फ्यूचर रोड मैप। नॉट जस्ट यूज ड्रोन्स फॉर आवरसेल्व्स, मे बी बिकम अ ड्रोन एक्सपोर्टिंग मार्केट एज वेल, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है आगे चल के। सो दीज आर सम चैलेंजेस and future roadmap that you can make a note of for your mains answer writing. All right. That is it in this particular discussion. इस डिस्कशन को आप कंटिन्यूएशन समझ सकते हो। हमारा जो रीसेंट वीडियो था जहां पे मैंने आपके साथ ऑल इंडियन ड्रोन्स की डिस्कशन की थी, उसी का कंटिन्यूएशन होगा, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने एक और ड्रोन टेस्ट किया है। जल्दी ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो जाएगा, इसकी ऑर्डर जा रही है टू दी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। आप देख सकते हो इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट्स रुद्रास्त्र। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली ट्रायल्स कंप्लीट किए अलोंग विद द कंपनी सोलार एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड, SADL और SDAL। नागपुर में ये कंपनी है, ये वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका नाम है रुद्रास्त्र। अब रुद्रास्त्र नाम थोड़ा सा माइथोलॉजिकल नेम है, आप जानते हो, रुद्र यानी कि भगवान शिव का नाम है, रुद्र अस्त्र यानी कि भगवान शिव का अस्त्र, शिव का वेपन। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एन अटैक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि अटैक भी कर सकता है। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, गैदरिंग में भी इसका इस्तेमाल जरूर हो सकता है। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है इसकी टेस्टिंग में, क्या इसकी कैपेबिलिटीज है। देखिए, रुद्रास्त्र ड्रोन टेस्टेड, इट स्ट्रीम्स लाइव स्ट्राइक्स फ्रॉम 3500 मीटर्स। टारगेट को हिट किया और इसने हमें लाइव स्ट्रीम करके बताया। तो इसकी जो ट्रायल्स हुई थी, ये हुई थी ऑन जून 11-12 एट पोखरान, राजस्थान में इसकी टेस्टिंग हुई थी। आप अगर चाहो तो इसका वीडियो भी देख सकते हो, SDAL ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया हुआ है, छोटा सा वीडियो है, यू कैन सी हाउ इट वाज टेस्टेड। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया, व्हाट ऑल वाज टेस्टेड। सबसे पहले इट इज VTOL केपेबल। VTOL का मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसको किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकली सीधे लैंड कर सकता है, यानी कि जैसे कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, उस तरह की चीज कर सकता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही वर्टिकली टेक ऑफ करेगा उसके बाद ये जेट की तरह क्रूज भी कर सकता है। इट इज लाइक अ हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारी, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग अलोंग विथ जेट क्रूज। इसके अलावा लॉइटरिंग कर सकता है। लॉइटरिंग मतलब एक जगह पे वो कंटिन्यूस रिकॉनाइसेंस कर सकता है, साथ ही साथ टारगेट पे लॉक भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज रुद्रास्त्र, यानी कि इट कैन फायर विथ प्रिसिशन। इसके अलावा इसका जो इंजन था 180 to 220 HP का जो इंजन था, इसकी भी टेस्ट हुई एट दी पोखरान टेस्ट। इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसका ऑपरेशनल रेडियस होगा, यानी कि फायर करने का रेडियस होगा 50 किलोमीटर। कितने ऑल्टीट्यूड से, 200 मीटर्स टू 3500 मीटर्स से ये फायर कर सकता है। टोटल फ्लाइट रेंज किसकी कितनी है इसकी, एक बार जब ये उड़ान लेगा तो 170 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, 170 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा इसकी एंड्योरेंस होगी, यानी कि एक बार हवा में गया तो 1.5 घंटा 90 मिनट्स की इसकी एंड्योरेंस टेस्ट की गई है अभी फिलहाल। दीज आर दी कैपेबिलिटीज। इसका जो अगला वर्जन आएगा, वी विल ऑफ कोर्स ट्राई टू एनहांस दीज वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, रुद्रास्त्र की टेस्टिंग के दौरान इट डिप्लॉयड अ प्रिसिजन गाइडेड एंटी पर्सोनल वॉरहेड, यानी कि इसने एक वॉरहेड फायर किया जहां पे बर्स्ट भी किया, ब्रॉड एरिया कवरेज भी हुआ, यानी कि हम लोग इसको युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेट टारगेटिंग की 50 किलोमीटर दूर पे। साथ ही साथ इस ड्रोन ने लॉइटर किया और डिप्लॉय किया म्यूनिशंस को अभी फिलहाल टेस्ट में 3500 मीटर हाइट से। इनफैक्ट इसका पूरा का पूरा जो लाइव फीड था उसने हमें ट्रांसमिट किया कंटिन्यूअसली। रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस कर सकते हैं। पूरा का पूरा 90 मिनट का जो इसका फ्लाइट था, उस फ्लाइट में इसने कमांड सेंटर को कंटिन्यूअस लाइव फीड भेजा। आप जानते हो कि आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक युग चल रहा है, जहां पे अटैक हुआ तो पूछा जाएगा अटैक हुआ तो इसका क्या सबूत है। तो दिस पर्टिकुलर ड्रोन कैन कैप्चर द विजुअल्स लाइव ऑफ द एक्सप्लोजन एज वेल। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसकी ट्रायल की अचीवमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कैन टेक ऑफ एज अ हेलीकॉप्टर एंड क्रूज एज अ जेट। दैट मीन्स इट कैन क्वाइटली स्नीक इन, अटैक करेगा
वापस आकर हम लोग लैंड भी करवा सकते हैं। आर्मी इज गोइंग टू गेट दिस ऑल पावरफुल ड्रोन दैट इज रुद्रास्त्र। अगर आप देखोगे ये आया, यहां पे ये ग्राउंड पे है, इसने टेक ऑफ किया, इट इज राइट नाउ टेकिंग ऑफ, वर्टिकल टेक ऑफ है, आप देख सकते हो धूल उड़ रहा है, और ये जेट की तरह क्रूज करेगा और वापस आकर इट कैन लैंड ऑल्सो। अब सवाल उठता है, सर ये हमारी क्षमता कैसे बढ़ा सकता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि आप जानते हो ये इंडियन मेड है, कंप्लीटली इंडिजिनस डेवलप्ड है, स्वदेशी ड्रोन है। इंडियन आर्मी अब इसको प्रोक्योर करने वाला है लार्ज क्वांटिटीज में। अभी तक ऑर्डर का पता नहीं कितनी क्वांटिटीज आनी है, बट एक बड़ा ऑर्डर इंडियन आर्मी से जाने वाला है टू SDAL। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर है, सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर है। तो इंडियन ड्रोन कैपेबिलिटी बढ़ रही है, आत्मनिर्भर भारत हम लोग बन सकते हैं। और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जो हैं दे हैव ऑलरेडी बिकम अ फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। आप जानते हो कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया था कि ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। पूरे ड्रोन वॉरफेयर को हम लोगों ने एनालाइज किया था, हम लोगों ने समझा था कि ड्रोन वॉरफेयर किस तरह से इवॉल्व हुआ है, किस तरह की नई टैक्टिक्स आ रही है, स्वार्म ड्रोन टैक्टिक्स आ रही है, ISR के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे चल के हमारे मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में ये ऑलरेडी आ चुका है। सो रुद्रास्त्र इट सिग्निफाइज अ शिफ्ट दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल फाइट, राइट? दैट मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हम लोग अपनी बढ़ाने वाले हैं, हमारी ISR कैपेबिलिटीज बढ़ाने वाले, प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, नॉट जस्ट स्ट्राइक, जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट लाइव फीड भी देगा ये। एंड दीज ड्रोन्स आर enabled with rapid and flexible operations, and it can carry warheads also, so it can fire warheads with precision. This Rudrastra is going to enhance our capabilities more and more in terms of unmanned aerial vehicle capability. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। हमारी ड्रोन्स की डिस्कशन कंटिन्यू हो रही है। अभी तक हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है कि ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। हम लोगों ने ड्रोन वॉरफेयर की एवोल्यूशन को भी जाना। इन आवर लेटेस्ट डिस्कशन वी आल्सो अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स दैट इंडिया हैज। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने किस तरह के इनिशिएटिव्स लाए हैं, किस तरह के स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं जिससे कि ड्रोन डेवलपमेंट हमारे देश में हो, हम लोग आत्मनिर्भर बने इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स। इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है ये समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। इस चर्चा को हम लोग 2004 से समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पिछले कुछ सालों में ड्रोन्स की काफी डेवलपमेंट हुई है। ड्रोन्स हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉरफेयर, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस। जैसे कि मैंने आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था, ऑल्दो सबसे पहले ड्रोन्स वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बने थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम लोगों ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इस्तेमाल किए थे एज डिकॉयज, लेकिन ये फिनोमेना रादर नया है, यानी कि ड्रोन्स का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का फिनोमेना रादर नया है। मैंने आपको बताया था 21st सेंचुरी से इसकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो हम लोग भी डिस्कशन करेंगे कि इंडिया ने किस तरह के स्टेप्स लिए हैं 2004 से। अब यहाँ पे आप इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देख सकते हो, क्योंकि 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उसके बाद एनडीए की सरकार अभी भी चल रही है। सो विल अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन टेक इट फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव एज वेल। क्योंकि 2004 से 2014 में अर्ली फाउंडेशन फेज था ड्रोन्स का, राइट? क्योंकि ड्रोन्स का यूसेज की शुरुआत हो रही थी। इससे पहले भी था, प्रिडोमिनेटली फोकस था हमारा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनाइसेंस के ऊपर। मैंने आपको यह भी बताया था कि पूरे विश्व में ही अगर आप ड्रोन्स की यूसेज की बात करें, 2001 में जो 9/11 इंसिडेंट हुआ यूएस में, उसके बाद ड्रोन्स का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल यूएस ने भी किया, दूसरे देशों में भी वही एक हम लोगों ने ट्रेंड देखा। तो इंडिया में भी इनिशियली जो अर्ली फेजेस थे वहां पे हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू हुई इजराइल से, IAI से। इजरायली जो ड्रोन्स थे उनकी प्रोक्योरमेंट की शुरुआत हुई। DRDO ने खुद के ड्रोन्स के प्रोग्राम भी शुरू किए। अर्ली 2000s में रुस्तम की डेवलपमेंट शुरू हुई। 2009 में रुस्तम की पहली फ्लाइट टेस्ट भी हुई। इसके बाद रुस्तम की 65 से भी ज्यादा फ्लाइट्स हो चुकी हैं। DRDO के निशांत की भी शुरुआत हुई। तो मैं कहूंगा इन दी अर्ली फेजेस 2004 टू 2014 एक फाउंडेशन फेज था जहां पे बहुत ज्यादा पुश नहीं मिला। लेकिन 2014 के बाद इन द लास्ट 11 odd years वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। एक्सपेंशन भी हुआ है और वेपनाइजेशन भी हुआ है। इस फेज में आपको ज्यादा वेपनाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे एक्सपेंशन के साथ वेपनाइजेशन मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की किस तरह के ड्रोन्स है, हम लोग स्विफ्ट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कर रहे हैं। रुस्तम 1 हमारा जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस
ड्रोन है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, रुस्तम 2 के ऊपर काम शुरू हो चुका है, रुस्तम 2 के साथ कुछ इश्यूज आए हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे हमारे मिशंस या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अल्फा प्रोजेक्ट चल रहा है, शेषनाग प्रोजेक्ट चल रहा है, भार्गवास्त्र प्रोजेक्ट, सो मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैव कम एंड एक्सपेंशन एंड वेपनाइजेशन हैज हैपेंड। सो हमारा फोकस इस फेज पे ही रहेगा। सो थोड़ा सा रीसेंट टाइम के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो 2014 के बाद किस तरह के इनिशिएटिव्स आए हैं, लेट मी हाईलाइट वन बाय वन सो दैट वी गेट एन आइडिया। और अगर सवाल आया मेंस के अंदर कि भारत के अंदर ड्रोन रेवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, हम लोग ड्रोन्स के सेक्टर में कैसे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन स्टेप्स से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए 2014 में डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आता है, इन्होंने सीधे सीधे ड्रोन्स का यूसेज बैन कर दिया, क्योंकि पहले शुरुआत में छोटे छोटे मिनी और माइक्रो ड्रोन्स इस्तेमाल किया जाते थे, प्राइवेट सेक्टर भी इस्तेमाल करते थे। कुछ इंसिडेंट्स हुए, मुंबई में एक इंसिडेंट हुआ जहां पे एक फूड डिलीवरी एक ऐप था या फिर फूड डिलीवरी का एक कंपनी था, उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल लेके फूड डिलीवरी कर दिया और उसका वीडियो यूट्यूब पे आया, काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद सरकार ने इन चीज़ों को बैन किया, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं थे। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इट गॉट रेडी इन ब्रिंगिंग द ड्रोन रूल्स। शुरुआती दौर में 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ड्रोन्स को रिलीज किया और अगले ही साल उन्हें फाइनलाइज किया। तो जो शुरुआती दौर के 2018 के जो गाइडलाइंस है ना सिविल एविएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव माने जाते थे। हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हमारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इसको मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा सरकार की तरफ से नो परमिशन नो टेक ऑफ के रूल्स आ गए। अगर आपको ड्रोन इस्तेमाल करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से और आप तभी उसको फ्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो एयर स्पेस है इसको सेग्रीगेट किया गया। इसकी सेग्रीगेशन ऐसे हुई कि रेड जोन्स बने जहां पे नो फ्लाई होगा, येलो में परमिशन होगी, ग्रीन में आसानी से आप फ्लाई कर सकते हो। ऑल्टीट्यूड वाइज भी डिवीजन होना शुरू हो गया। साथ ही साथ ड्रोन्स फ्लाई करने के लिए, एडवांस ड्रोन्स फ्लाई करने के लिए वेट के हिसाब से कैटेगराइजेशन हो गई और अभी पायलट को लाइसेंसेस भी देगा या फिर पायलट की लाइसेंसेस भी स्टार्ट हो गई। लेकिन जब ये रूल्स आए इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, क्योंकि हम अब जैसे मैंने आपको बताया ड्रोन वॉरफेयर इज इवॉल्विंग, इट इज हियर टू स्टे। तो हम लोग जिस तरह के रूल्स हम लोग बना चुके थे इसके ऊपर कई सारी टिप्पणियां हुई, क्रिटिसिज्म हुई। तो धीरे धीरे से इन रूल्स को भी हम लोगों ने लिबरलाइज कर दिया। 2021 में हमारे लिबरलाइज्ड ड्रोन्स रूल्स आए, आज भी यही चल रहा है। अगस्त 2021 में वी लिबरलाइज दीज रूल्स, राइट, जहां पे इन दिस 2021 रूल्स अप्रूवल प्रोसेस को काफी ईज आउट कर दिया गया। और जो छोटे ड्रोन्स होते हैं ना, जैसे कि मिनी और माइक्रो ड्रोन्स, हमारी जो सेक्टर वाइज ड्रोन्स इस्तेमाल के लिए, जहाँ पे डिफेंस के अलावा भी जो अलग अलग सेक्टर्स में ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, दूसरे सेक्टर्स हो गए, वहाँ पे थोड़ा ईज्ड आउट चीजें हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स यूसेज। मिनिमल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है, बहुत ही आसानी से लाइसेंस मिलता है, R&D को प्रमोशन मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ हमारा जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म था इसके अंदर ऑलमोस्ट 90% जो हमारा स्पेस है इट हैज बिकम ग्रीन जोन, यानी कि आसानी से ड्रोन्स फ्लाई किए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ले चलता हूं। दिस इज द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, दिस इज द वेबसाइट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनर की ट्रेनिंग के बारे में, जो पायलट लाइसेंसिंग होती है उसके बारे में सारे नॉर्म्स यहाँ पे हैं। अगर आप स्किप टू मेन कंटेंट करोगे, यहाँ पे आपकी जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स है उनकी टाइप्स भी दी गई है, नैनो ड्रोन्स, माइक्रो ड्रोन्स, स्मॉल ड्रोन्स, मीडियम ड्रोन्स, लार्ज ड्रोन्स कैटेगराइजेशन की गई है। इसके हिसाब से नैनो माइक्रो आसानी से फ्लाई हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड भी दिए गए, इन टर्म्स ऑफ वेट है। और बड़े ड्रोन्स के लिए आपको कंपल्सरीली पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस या फिर पायलट लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको किस तरह की सर्टिफिकेट मिलेगी, किस तरह से लाइसेंसिंग होगी, सारी डिटेल्स काफी ईज्ड आउट हो चुकी है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। साथ ही साथ हमारा डिजिटल एयर स्पेस मैप भी, अगर आप देखोगे दिस इज द इंडियन डिजिटल एयर स्पेस मैप, अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट जूम इन करोगे तो आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ग्रीन जोन, आसानी से फ्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ आपको येलो जोन्स दिखेंगे, कुछ कुछ रेड जोन्स दिखेंगे, मेनली डिफेंस वाले जोन्स जो है दोज आर रेड जोन्स दैट यू कैन सी हियर। सो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज गो टू digitalsky.dgca.gov.in, जहां पे आप हमारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स। इससे प्राइवेट सेक्टर को पता चला कि सरकार की तरफ से ये रूल्स है और हम लोग ड्रोन डेवलपमेंट में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग सेक्टर्स में ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, किसान ड्रोन्स आ गए हैं, एग्रीकल्चर में यू हैव अदर, जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग फंक्शंस में यू हैव स्मॉल ड्रोन्स
फॉर कैप्चरिंग, राइट, CCD ड्रोन्स है जो कैमरा से कैप्चर करते हैं इमेजेस, वीडियोस, इस तरह की बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। इसके अलावा 2021 में ही बढ़ावा देने के लिए, पुश देने के लिए इंटरनल ड्रोन प्रोडक्शन को, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को, PLI स्कीम है। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अलग अलग सेक्टर्स में चलती है, यू डू नो दैट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, डिफरेंट सेक्टर्स में PLI वाज एक्सटेंडेड टू द ड्रोन सेक्टर एज वेल। तो 2021-22 बजट में भी अनाउंस किया गया था, 120 करोड़ से भी ज्यादा राशि इसको दी गई, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को पुश मिलेगा। आप अगर ड्रोन्स प्रोड्यूस करना चाहते हो इंडिया में, सरकार की तरफ से आपको एनेबलिंग क्लॉजेस या फिर एनेबलिंग स्टेप्स जरूर मिलेगी। नेक्स्ट 2022 में कहूंगा एक बहुत ही बड़ा साल था ड्रोन डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के लिए। 2022 के बजट में ही ड्रोन शक्ति स्कीम अनाउंस की गई, जिसमें PLI स्कीम को इसी में इंक्लूड किया गया कि ड्रोन्स को बढ़ावा देंगे। यहां पे सरकार की तरफ से एक क्लैरिटी आई फॉर दिस सेक्टर कि हम लोग ड्रोन्स एज अ सर्विस को पुश करना चाहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ड्रोन स्टार्टअप्स बने। इंडिया में अभी फिलहाल 300 से भी ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स हैं, राइट। देयर आर मेनी स्टार्टअप्स, जैसे इन्फोएज जो पहले नौकरी था, Naukri.com, इन्फोएज ड्रोन बनाने में आ गए, ड्रोनाचार्य आ गया है, यू हैव पारस डिफेंस, यू हैव आइडिया फोर्ज, बहुत सारी कंपनी, जेनटेक, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, 300 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं। और ड्रोन एज अ सर्विस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। सरकार उसके लिए एक एनेबलर बनेगा। सरकार इस फील्ड में इनोवेशन लाना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर की मदद करना चाहता है, ना कि उनको हैम्पर करना चाहता है। इस तरह की इंडिकेशन क्लियरली आ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2022 में एक बहुत बड़ा स्टेप आया, जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 आई वुड से इट वुड बी द ईयर ऑफ ड्रोन रिफॉर्म्स। बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स लग गया, एक्सेप्ट फॉर R&D, यानी R&D के लिए, डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए ड्रोन प्रोक्योर किए जा सकते हैं, इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए ड्रोन इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लग चुकी है। 2022 में ही सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू हुई फॉर UAS, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। सरकार की तरफ से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के लिए सर्टिफिकेशन देने लगे। 2022 में नेशनल UTM पॉलिसी फ्रेमवर्क बना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन पॉलिसीज का, इन सर्टिफिकेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। एक क्लियर कट इंडिकेशन देनी है प्राइवेट सेक्टर को, साथ ही साथ हमें हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रिंजेंट करना है, क्योंकि ड्रोन्स के अंदर बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे। अगर पूरा ड्रोन इंपोर्टेड नहीं है तो इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स तो होंगे। वहां पे चाइनीज इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स के ऊपर हमारी नजर जरूर है कि हम लोग रेगुलेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं, ठीक है। सो 2022 में बहुत सारे ड्रोन से रिलेटेड स्टेप्स आए, और इसकी वजह से ही हम लोग आज हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस ड्रोन सेक्टर। डिफेंस के बहुत सारे ऑर्डर्स जा चुके हैं, टाटा को ऑर्डर जा चुके हैं, L&T को ऑर्डर जा चुके हैं, जेनटेक को ऑर्डर जा चुके हैं, राइट। देयर आर सो मेनी ऑर्डर्स फ्रॉम डिफेंस आल्सो टू दीस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। इसके अलावा ड्रोन इवेंट्स बन चुके हैं, एक रेगुलरिटी बन चुकी है। 2022 में शुरू हुआ था ड्रोन महोत्सव, तो तब से लेकर ड्रोन महोत्सव, ड्रोन मेलास, ड्रोन स्टार्टअप मेला, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे देश में आ चुके हैं। इनफैक्ट इस साल का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ड्रोन स्टार्टअप इनिशिएटिव, फिर ड्रोन महोत्सव जो चल रहा है ना, सितंबर में चलेगा। डू फॉलो दैट, उसको जरूर देखिएगा, करंट अफेयर्स में जरूर रहेगा वो। महाकुंभ के दौरान भी ड्रोन मेला चला, राइट। ड्रोन मेला या फिर ड्रोन एग्जीबिशन, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं, जिससे देयर इज नाउ अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी फॉर ड्रोन सेक्टर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी, यानी कि ड्रोन तो हम लोगों ने बना दिया, लेकिन ड्रोन उड़ाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। इसके लिए भी सरकार की तरफ से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को प्रमोशन मिल रही है। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए, प्राइवेट कोर्सेस आ चुके हैं, गवर्नमेंट फंडेड सोर्सेस या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोर्सेस कोर्सेस भी आ रहे हैं, जैसे कि ड्रोन सेंटर फॉर एक्सीलेंस IIT हैदराबाद में आ चुका है। 2019 में R&D होगा ड्रोन्स के ऊपर, AI पावर ड्रोन्स डेवलपमेंट की बात होगी, स्वाम एल्गोरिथम्स की बात होगा, पायलट ट्रेनिंग भी यहाँ पे आपको मिलेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स है नोएडा में, ये काफी सालों से है, इसको NSDC ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको अप्रूव कर दिया है, जहां पे आपको अभी रिमोट पायलट ट्रेनिंग मिलेगी। दिस इज RTPO, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ड्रोनाचार्य एरियल है, गरुड़ा एरोस्पेस है, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके खुद के भी RTPO सेंटर्स बने हुए, यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस ये बन चुके हैं, रजिस्टर्ड है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एरोनॉटिक्स चंडीगढ़, ये भी एक RTPO ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं। सो होलसम इनिशिएटिव्स आर कमिंग, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ड्रोन सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है इन इंडियन इकोनॉमिक सेटअप, एंड वी आर लुकिंग एट अ ट्रू ड्रोन रेवोल्यूशन, जिसके मैं कहूंगा फ्रूट्स विल बी सीइंग इन
upcoming years. Right? So these are some of the important initiatives that government has brought for ushering in the drone revolution in our country. दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है नैनो ड्रोन्स के बारे में. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ नैनो ड्रोन्स कैन एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेस. नैनो ड्रोन्स एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज देती है ऑफ इंटेलिजेंस, आई वुड से एडवांस इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस की. इट विल एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ कोवर्ट वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म एंड एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग. तो चलिए समझते हैं ये नैनो ड्रोन्स होते क्या है. क्या इंडिया के पास कोई नैनो ड्रोन्स हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस किस तरह के नैनो ड्रोन्स प्रोक्योर करना चाहते हैं? फर्स्ट थिंग, ड्रोन क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, ड्रोन या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमैन्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स जो होते हैं उनको हम लोग टिपिकली क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उनकी एंड्योरेंस यानी कि कितना देर तक वो हवा में रह सकते हैं, क्या ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, किस तरह की फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली वेट के ऊपर अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है. लेकिन जब हम लोग नैनो ड्रोन्स की बात करते हैं उन्हें हम लोग वेट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं. जो सबसे बड़े ड्रोन्स होते हैं यानी कि लार्ज ड्रोन्स जो होते हैं, दे आर हैवी, दे वे फ्रॉम अ फ्यू 100 kilograms to thousands of kilograms. लार्ज ड्रोन्स आर यूज फॉर स्ट्रेटेजिक मिशंस. लॉन्ग रेंज सर्विलेंस होती है उनकी एंड्योरेंस कई घंटों की होती है और वो हैवी पेलोड्स को कैरी कर सकते हैं, बड़े बड़े मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं. मीडियम ड्रोन्स वर्सटाइल होते हैं, उन्हें हम लोग नॉर्मली टैक्टिकल सर्विलेंस के लिए, मैपिंग के लिए या फिर डिलीवरी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं. दे वे अप टू फ्यू 100 kgs. उसके अलावा मिनी ड्रोन्स होते हैं. मिनी ड्रोन्स काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं. आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में मिनी ड्रोन्स को जरूर देखा होगा. नॉर्मली रिकॉग्नाइजेंस के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं वो मिनी ड्रोन्स होते हैं. और उससे भी छोटे जो ड्रोन्स होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल और लाइट वेट जो ड्रोन्स होते हैं, उन्हें हम लोग नैनो ड्रोन्स कहते हैं. नैनो ड्रोन्स दे वे ओनली अ फ्यू 100 grams. मिनिएचर साइज होता है और उसके साथ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज या फिर स्पेसिफिक फीचर्स हम लोग उनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. जैसे नैनो ड्रोन्स की हम लोग की फीचर्स की बात करें, सबसे पहले कॉम्पैक्ट होगा, बहुत छोटे साइज के होते हैं, हार्डली 250 ग्राम. नैनो ड्रोन्स जो इंडियन आर्मी के पास है जैसे कि ब्लैक हॉर्नेट, वो काफी छोटे हैं. ह्यूमन फिस्ट यानी कि जो ह्यूमन मुट्ठी होती है उतनी ही साइज के होंगे. काफी छोटा साइज होगा तो उनका साउंड भी काफी कम आता है, तो बहुत ही साइलेंट रिकॉग्नाइजेंस कर सकते हैं. साथ ही साथ उनमें हम लोग एडवांस सर्वेलेंस कैपेबिलिटी के इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि नाइट विजन पॉसिबिलिटी हो सकती है, थर्मल इमेजिंग हो सकती है, हाई इंफ्रारेड कैमरास हो सकते हैं, या फिर छोटे मोटे एक्सप्लोजिव हम लोग रख सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्मॉल काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव. और जनरली इनका एंड्योरेंस या फिर इनका जो डिस्टेंस होगा, एंड्योरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 30 minutes to 1 or 2 hours मैक्सिमम. इसके अलावा जो इनकी रेंज होती है, जनरली 1 से 10 किलोमीटर के बीच इनकी रेंज होती है. तो काफी यूज हो जाएगा छोटे से रेडियस में डिटेल्ड इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए, एनिमी मूवमेंट को, एनिमी पोजीशन को वॉरफेयर के दौरान इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. अब नैनो ड्रोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो आता है आजकल, एआई इंटीग्रेशन. यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर हम उन्हें लेस करेंगे तो इट वुड गिव यू मोर एंड मोर कैपेबिलिटीज. जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. इंडिया का अंडर डेवलपमेंट है दूत मार्क 1, जो 80 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है. ज्यादा प्रिसिजन हम लोग ला सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. हम लोग हाईली एक्यूरेट टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ताकि एरर्स मिनिमाइज हो जाए, और इंप्रूव डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है. एआई ड्रोन्स में स्पेशल सेंसर्स हम लोग लगा सकते हैं और डिफरेंट एआई एल्गोरिथम से वो इन्फॉर्म डिसीजन या फिर क्विक डिसीजन ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशनल एडवांटेजेस काफी बढ़ जाएंगे. नैनो ड्रोन्स के फायदे क्या होंगे? सबसे पहले रियल टाइम ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस हम लोग कर सकते हैं. नैनो ड्रोन्स कैन प्रोवाइड यू लाइव फीड. हाई एंड कैमरा हम लोग अगर यूज करें, नाइट विजन अगर यूज करें, इंफ्रारेड कैमरास यूज करें, सो वी विल गेट रियल टाइम फीड. काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नैनो ड्रोन्स कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर ट्रैकिंग टेररिस्ट हाइडिंग इनसाइड द बिल्डिंग्स. अंडरग्राउंड बंकर्स में हो, बिल्डिंग्स में हो, वहां पे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में वो मैनूवर किए जा सकते हैं. इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, नैनो ड्रोन्स वुड बी स्मॉल, बट उनमें अगर हम लोग हाई एंड एक्सप्लोजिव के साथ उसको हम लोग लेस करें तो कामिकाजे नैनो ड्रोन्स भी बन सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल है पारुष, जो एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है और स्पेसिफिकली टारगेट को डैमेज कर सकता है. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ ब्लास्ट करेगा या फिर बहुत बड़ा हानि करेगा, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा किसी भी टेरेन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इंडियन आर्मी में आप जानते हो कि इंडियन आर्मी को इसका काफी यूज मिलेगा, स्पेशली माउंटेनियस टेरेन्स होंगे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र,
तो वहाँ पे वी डू नीड हाई अल्टीट्यूड वर्क, और डेजर्ट भी है हमारे पास, थार डेजर्ट है, तो अलग अलग वेदर सिनेरियो में हम लोग इन नैनो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। इंडियन आर्मी को इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऑलरेडी ड्रोन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर नैनो ड्रोन्स एक स्पेसिफिक पॉइंटर बन सकता है। नैनो ड्रोन्स विल हेल्प इन साइलेंट इंटेलिजेंस एंड कंटिन्यूस सर्वेलेंस। साथ ही साथ फोर्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि नैनो ड्रोन्स का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो जिस तरह के ISR ऑपरेशन हम लोग रन कर सकते हैं उससे पर्सोनल की जान बच सकती है। पहले इसी तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम लोग छोटी मोटी टीम्स को भेजा करते थे ताकि वो एनिमी मूवमेंट को गैदर करे, एनिमी की इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करे, लेकिन अभी दीज नैनो ड्रोन्स कैन डू इट। ये पर्सोनल का लॉस ऑफ लाइफ सेव कर सकता है, ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकता है और बेटर सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है फॉर इंडियन आर्म्ड पर्सनल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको लाइव फीड मिलेगा, लाइव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, AI के साथ भी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा नैनो ड्रोन्स अगर हम लोग हमारे देश में बनाएंगे तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, इंडिजिनस डेवलपमेंट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव स्पेशली इन सेल्फ डिफेंस या फिर सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग बढ़ावा जरूर दे सकते हैं। और बहुत सारी ड्रोन कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है। ड्रोनाचार्य है, गरुड़ा है, देयर आर सो मेनी, देयर इज थैनोस एरोस्पेस, देयर आर डिफरेंट एरोस्पेस कंपनीज विच आर वर्किंग इन इंडिया जो इस तरह के ड्रोन्स डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर ठीक है नैनो ड्रोन्स में समझ गया, लेकिन हमारे देश में नैनो ड्रोन्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इन जनरल ड्रोन्स के लिए भारत सरकार की तरफ से कई सारी स्कीम्स आ चुकी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आ चुकी है ड्रोन्स के लिए, ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बना रही है ऑलरेडी। ड्रोन रूल्स आ चुके हैं, 2021 की डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आ चुका है, उसके अंदर ड्रोन्स के साथ जुड़े हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से काफ़ी ईज आउट हो चुके हैं। भारतीय आर्मी के पास ऑलरेडी ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन है। इट इज़ द साइज ऑफ जस्ट अ ह्यूमन फिस्ट। ये हमें एडवांस्ड सर्वेलेंस और रिकॉग्नाइजेंस की कैपेबिलिटीज देता है। ये जो पाम साइज ड्रोन है ब्लैक हॉर्नेट, ये डेवलप किया गया है बाय प्रॉक्स डायनामिक्स ऑफ नॉर्वे। दिस ब्लैक हॉर्नेट इज FLIR केपेबल, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज इसके पास है। इसके अलावा भारतीय आर्मी इंडिजिनसली डेवलप्ड नैनो ड्रोन्स के लिए लुकआउट कर रहा है। इंडियन आर्मी ने कुछ महीनों पहले एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजी है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 850 नैनो ड्रोन्स। स्पेसिफिकेशन दी हुई है, 2 किलोमीटर की रेंज चाहिए और 250 ग्राम के आसपास इसका साइज होना चाहिए। इस तरह की स्पेसिफिकेशन जा चुकी है। तो अलग अलग कंपनीज आर वर्किंग ऑन दिस। लेट्स वेट एंड वॉच कि कौन सी इंडियन कंपनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में ग्राउंड कवर करेगी और इंडियन आर्मी को ये प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, नैनो ड्रोन्स आर रेवोल्यूशनाइजिंग आवर फोर्सेस। इन जनरल हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है ड्रोन वॉरफेयर के बारे में, इंडियन ड्रोन्स के बारे में। तो ड्रोन वॉरफेयर ऑलरेडी एक नया पैराडाइम बन चुका है। युद्ध में, वॉरफेयर में हम लोगों ने देखा हुआ है, नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट में देखा हुआ है, वी हैव सीन इट इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और रिसेंटली हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान का जो 4 डे का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। एंड नैनो ड्रोन्स इटसेल्फ विल प्रोवाइड अ स्मॉल कंपार्टमेंट जहां पे हमारे कोवर्ट कैपेबिलिटीज हम लोग बढ़ा सकते हैं। इंडियन स्पेशल फोर्सेस को एक अनमैच्ड स्टेल्थ, प्रिसीजन और अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये स्टेल्थ मोड ऑटोमेटिकली नैनो ड्रोन्स में क्यों होगा? स्टेल्थ का मतलब क्या है कि दुश्मन या फिर दुश्मन के रेडार इसको डिटेक्ट ना करे। तो ऑलरेडी ये इतने छोटे साइज के हैं, साइलेंट ऑपरेशन होगा और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे, तो दे विल एनहांस आवर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। तो एक बात तो तय है यहाँ पे कि नैनो ड्रोन्स आर गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन दी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स गोइंग फॉरवर्ड। इस टॉपिक के ऊपर हमारी खबर जरूर रहेगी। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन अगेन ऑन राहुल वर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस। जय हिंद।